नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे श्रेणियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ब्रह्मास्त्र 2.0 की सेकंड लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। सफर शुरू हुआ था, धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। स्टैटिक जीके मैंने पहली बार पढ़ाया, फिर साइंस, फिर उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, इसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा आपको जो है ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। तो भारत के भौतिक प्रदेश हमारे चल ही रहे हैं। मैंने अपनी टीम को बोल दिया कल जैसे मैं क्लास समाप्त करूंगा, अपनी कल वाली क्लास समाप्त करूंगा, उसके बाद ही आपको क्लास समाप्त करने के तुरंत बाद जो है वो इंडियन ज्योग्राफी जो मैंने ब्रह्मास्त्र फर्स्ट में पढ़ाई है, वो सारे नोट्स और वो सारी क्लासेस जो है एक बार अलग से इस बैच में डलवा दूंगा। अगर आपको लगता हो कि मुझे देखने हो तो आप देख लीजिएगा वहां से, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ठीक है। बाकी मेरी बुक से आपको पढ़ना ही है, ध्यान से पढ़ना है। और भारत का भौतिक प्रदेश मैंने आपसे कहा था क्लास 11th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। ये सारे काम आपको करने हैं। सिलेक्शन से पहले, एग्जाम से पहले सारे काम कर लोगे तो निश्चित सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे ना। बाकी इस बैच को बार-बार पढ़ना, कोई नया अपडेट आए तो अपडेट करते रहना, ये आपका काम होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए कोई भी बैच नया लॉन्च नहीं किया मेरा, क्योंकि मैं लगातार पिछले 1 साल से, मतलब वैसे तो 5 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं, पर पिछले 1 साल से लगातार मैं जीके जीएस आपके पूरे दिन पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, अब खुद को आराम देते हैं। और कुछ चाहता हूं मैं यूट्यूब पर कि भाई जब मतलब कि एक वो समय चल रहा है जब मतलब कि होता है, धोनी भी रिटायर्ड हुआ था, तो उससे पहले वो बहुत कुछ देकर गया, सिखा कर गया ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी बहुत कुछ इसको देकर जाऊं यूट्यूब को, मतलब आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद जब कोई मेरी क्लास देख रहा हो तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। वो प्रयास जारी है, आपके लिए कुछ अद्भुत होने वाला है। अगले 3-4 महीनों के अंदर देखिएगा आप लोग जो है, और उसको भी प्रयास कीजिएगा ग्रहण करने का, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे एक बार फिर। एक एक खाता मैंने समस्या होती है, किसी का दिमाग बढ़ता है। अब क्या भारत का भौतिक प्रदेश पूरा दिमाग में आ चुका है, अपलोड हो रहा है दिमाग में, ठीक है। इसको खाने से आता है ना। तो भारत के भौतिक प्रदेश में हम लोग जो है उत्तर पर्वतीय मैदान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय शुरू किया था। काराकोरम श्रेणी हम लोग पढ़ चुके थे ना। लद्दाख में मैंने कुछ बातें दिखाई थी, आपको याद कीजिए। माउंट केटू के बारे में लिखाया था और राकापोशी के बारे में लिखा था। मैं आपको सबसे तीव्र ढाल की चोटी जो है एक पूगा घाटी के बारे में लिखा है, जो जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है ना। एक पॉइंट और लिख लो, पुंजी। एक पॉइंट और लिख लो, पुंजी। ये लद्दाख में लिखना, ठीक है। जो लद्दाख श्रेणी वही ना, पुंजी। जब दोस्तों सिंधु नदी घाटी, जब सिंधु नदी आपकी आ रही होती है तो वो भारत के अंदर, जब वो भारत से बाहर निकल रही होती है तो वो लद्दाख के अंदर जो है एक स्थान है, पुंजी। वहां पर इस लद्दाख श्रेणी को काटती है, काटती है रसगुल्ला। तो वहां दोस्तों आपके वहां पर एक घेरा क्या बनता है, गोश बनता है। गोश मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, करो वी आकार की घाटी बनाती है, फिर बड़ा होने पर गोश बनता है, उससे बड़ा होने पर कैनियन बनता है, फिर ग्रेट कैनियन बनता है। यार सारी बातें। तो जब ये जब नदी आ रही होती है, भारत से बाहर निकल रही है आपकी, तो भारत से बाहर निकल रही होती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है पाकिस्तान में एंट्री करने से पहले ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और काटती थी यहाँ पर एक गोच बनता है। इसका नाम क्या है, पुंजी स्थान है वो ना। और ये भारत का सबसे गहरा गोच है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा। देखिए सिंधु नदी द्वारा, सिंधु नदी पुंजी स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत का सबसे गहरा गोश बनाती है, ठीक है। ये पुंजी और लिख लो लास्ट, इससे कभी पूछे तो आपको एक दर्रा और लिख लो, तो लिख ही लो जब आप ना। देखो खारदुंगला दर्रा, नाम तो सुना होगा आपने। देखो खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। देखो जो खारदुंगला दर्रा है, ये सबसे ऊंचा ऐसा दर्रा है जहां पर आप मोटर गाड़ी चला सकते हो। मतलब कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा कौन सा है, खारदुंगला दर्रा। देखिएगा लद्दाख के अंदर ही विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी योग्य दर्रा कौन सा, खारदुंगला दर्रा। तो ये हमारी दो श्रेणी है, लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख, ठीक है। नंबर 3 जास्कर, ये भी किसका भाग है, ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक है। यहीं पर दर्रा कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा, बड़ा लाचला। तो लिखिए जास्कर, जास्कर श्रेणी जो है लिख दीजिएगा, है ट्रांस हिमालय का ही भाग। और यहाँ पर दर्रा कौन सा लिखिएगा, बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। पहली बात तो ये जो बड़ा लाचला दर्रा है, ये जो चेनाब नदी है ना, इसका उद्गम यहीं से होता है ना। जो चेनाब नदी है इसका उद्गम यहीं से होता है। जब शुरुआत होती है नदी है तो इसका नाम चेनाब नहीं होता है, चंद्र और भागा दो नदी होती है, वो मिलती है आपस में और चंद्र भागा बनती है, ठीक है। तो चेनाब नदी का उद्गम इसी तरह से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा लाचला दर्रा से, जो कि मंडी और लेह लद्दाख के बीच में, कहां पर है मंडी, कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ना, और लेह कहां पर, लद्दाख के अंदर, इनके बीच में, ठीक है। नहीं यार वो नहीं बता पाऊंगा क्या खाता हूं मैं ना, वरना फिर तुम्हें याद हो जाएगा, सबको समस्या हो जाएगी ना, वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। किसमिस थी यार, गजब आदमी यार। आ रहा था बाहर, किसमिस रखी थी, मैंने ऐसे हाथ डाला, 10 किसमिस हाथ में आ गई, मैं लेकर आ गया। यही तो है भारत, मतलब कोई बता दे बस ऐसा, सफलता के राज। ये वाला पानी पी लो, ये वाली चीज खा लो। अब देखो ये हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय का भ्रत हिमालय, कौन सा, भ्रत हिमालय। अब मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं, बड़े प्यार से देखना है। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया सवाल है कि ट्रांस हिमालय और भ्रत हिमालय के मध्य कौन सा जोन होता है, सवाल आता है। एमसीटी कहां पाया जाता है, एमबीएफ कहां पाया जाता है, एचएफएफ कहां पाया जाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा मैं बनाऊंगा ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। ये तो मान लीजिए आपकी ये हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये हमारा कौन सा, भ्रत हिमालय, ठीक है। ये हो गया हमारा मध्य हिमालय, ये हो गया हमारा शिवालिक, और ये हो गया हमारा मैदान, क्या हो गया, मैदान, ठीक है। ये कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये हिमालय कौन सा है, भ्रत हिमालय। ये हो गया मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक, और ये हो गया मैदान। अब कुछ लोगों ने तो ऐसे बना दिया होगा, बिल्कुल एकदम बराबर बराबर। ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। मैं फिर ज्योग्राफी सारा पेंटिंग है, कितना अच्छा कौन पेंट कर पाएगा दोस्तों। इस डायग्राम में अपने आप में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है, भ्रत हिमालय। देखो ढंग से, सबसे ऊंचा कौन सा, भ्रत हिमालय, दिख रहा है। मैदान हिमालय से नीचे, घटता हुआ क्रम हिमालय की ऊंचाई का, सबसे पहले कौन बना, ट्रांस हिमालय। ये सारी बातें एक डायग्राम में दिख जाती है आपको, पर आपने तो भाई साहब ये ऊपर गया ही नहीं होगा, आपको तो मुझे भरोसा है ना, तो कर लेना ऊपर, ठीक है। देखो दोस्तों ट्रांस हिमालय और भ्रत हिमालय के मध्य जो जोन होता है, तो ये वाला जोन है, ठीक है। देखो हर किसी के बीच में ना, यहाँ पर भी होगा ये जोन, ये जोन यहाँ पर भी होगा, और ये जोन यहाँ पर भी होगा,
ठीक है, सब जगह होगा ना। ट्रांस हिमालय और ब्रज हिमालय के बीच जो जोन है इसको बोलते हैं ITS है। इंडो सांगपो, इसका नाम है आपको ऐसे ध्यान रखना, ठीक है, इंडो सांगपो शेचर जोन, इंडो सांगपो शेचर जोन, ठीक है। ब्रज हिमालय और जो मध्य हिमालय इसके बीच वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं MCT, क्या बोलते हैं MCT। ब्रज हिमालय और जो मध्य हिमालय इसके बीच जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मध्य हिमालय और शिवालिक इसके बीच में कौन है MBF, कौन है MBF, ठीक है ना, मैन बाउंड्री फोल्ड। शिवालिक और मैदान इसके बीच में कौन है HFF, कौन है HFF, लिखना हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में ITSZ और MCT MBF HFF। एक बार सवाल दिखाता हूं आपको, ठीक है। सवाल दिखाते हैं आपको, देखो सवाल ऐसे पूछे जैसे मैं दिखा रहा हूं ना आपको। पर इंग्लिश में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में तो आप समझ आती है आपको, इंग्लिश तो, इंग्लिश तो आप जानते हो, इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू। है ना, याद है आपको, जब भी एप्लीकेशन का नाम आती यही आती थी यार, ठीक है एप्लीकेशन में। चलो देखते बताओ क्या है। अच्छा इंग्लिश को, इसको इंग्लिश में लिख लो आप लोग पहले तो। ये ट्रांस है, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसको बोलते हैं लेसर हिमालय, इसको शिवालिक कहते हैं, शिवालिक। ये तो मैदान हो गया। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे भी दिखाओ। इन द हिमालय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT सेपरेट्स, मतलब MCT किस किस को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए लेसर हिमालय और आउटर हिमालय को ना, ऑप्शन नंबर डी दून वैली और शिवालिक को, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय। तो शायद आप कर दोगे सवाल जो कि कौन से हिमालय को अलग करता है, बताओ मुझे फटाक से, कौन सा हिमालय जो है उसे अलग करेगा, कौन से हिमालय को अलग करने वाला है, बताओ फटाक से। अरे MCT पूछ रहा है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करने वाला है, ब्रज हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाला है, कौन सी बड़ी बात है, आसान है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा सवाल है, मैंने इसलिए एक साथ बना दिया आपको, ठीक है। यहीं पर अब देखिए आप लोग ब्रज हिमालय, ग्रेटर हिमालय, देखो आप लोग ब्रज हिमालय या ग्रेटर हिमालय, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है बेटा, इसी को हिमाद्री कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऊपरी हिस्सा वो हिम से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हिमाद्री, क्यों बोलते हैं हिमाद्री, बर्फ से ढका हुआ है इसका ऊपरी हिस्सा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है ना, इसलिए बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए इसका निर्माण कब हुआ था, इयोसीन और ओलिगोसीन काल में। कब हुआ था, इयोसीन और ओलिगोसीन काल में, ठीक है। सवाल पूछो आपसे, इसकी दोस्तों एवरेज लंबाई कितनी, एवरेज इसकी लंबाई कितनी है, तो 2425 किलोमीटर इसकी एवरेज लंबाई है। इसकी हाइट 6100 मीटर एवरेज, इसकी हाइट एवरेज कितनी है, कहीं कहीं पर 9000 भी, कहीं कहीं पर 3000 भी है, तो एवरेज कितनी है आपकी, एवरेज आपकी 6100 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। बाकी तो पाकिस्तान से शुरू होता है, ये भारत में आता है, फिर नेपाल में आता है, फिर भूटान में, फिर तिब्बत में आता है, ये इन सब में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा इसकी एवरेज, इसकी लंबाई की बात करो कितनी है, तो 2425 किलोमीटर लंबाई है इसकी, मतलब ऐसे कितना फैला हुआ है 2425 किलोमीटर, और ऐसे कितना 6100 मीटर, इसकी एवरेज हाइट कितनी है 6100 मीटर। अच्छा इसकी रेंज कौन कौन से देश में, पाकिस्तान से शुरुआत होता है इसका, उसके अलावा इंडिया के अंदर है, फिर नेपाल में आता है, फिर भूटान आता है, और तिब्बत भी आता है। ये इसका रेंज हो गया दोस्तों। ये नवीन वरित पर्वत है, मैंने आपसे कहा था, तो कैसे बना होगा, प्लेटों के टकराने से बना होगा। कल मैंने बताया था ना, प्लेट टकराएंगे तो बीच में जो कुछ होगा वो ऊपर उठ जाएगा और फोल्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब अभी सारी जो आपके गति होगी उससे निर्माण हुआ होगा, एक तरफ इंडियन प्लेट दोस्तों, एक तरफ यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई होंगी, टकराने से आपकी अभी सारी गति होने से इसका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। ये हम कल भी पढ़ चुके हैं ना। देखिए ये नवीन वरित मोरदार पर्वत है, नवीन वरित मोरदार पर्वत है, और अभी सारी गति कन्वर्जन मिलना, इससे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इससे इसका निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है ना, इससे इसका निर्माण हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये कहां से कहां तक, कौन कौन सी चोटियां इसमें, कल याद कीजिए, कल मैंने कहा था आपसे कि जो नंगा पर्वत है यहां से शुरुआत इसकी होती है, कहां, ये जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। नंगा पर्वत जो है यहां से शुरुआत इसकी होती है, ठीक है। और फिर दोस्तों ये ऐसे जाता है, और यहां कौन आपकी, यहां है नामचा पर्वत, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत जो है ये इसकी लेंथ है, जो कि 2425 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, ये पहली बात तो नंगा पर्वत कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है उत्तराखंड, कौन आता है उत्तराखंड, यहां पर कौन आती है, यहां आती है बद्रीनाथ, कौन चोटी आती है आपकी, देखो बद्रीनाथ, एक नंदा देवी, नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, और ये जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद होता है नेपाल, इसका अधिकांश चोटी जो है ना, बड़ी चोटी जो है वो नेपाल के अंदर है। देखिए नेपाल में कौन कौन सी है, यहाँ हो गया नेपाल, ठीक है। तो नेपाल में 4-5 महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इनका क्रम भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपके धोलावीरा, कौन सी धोलावीरा,
फिर कौन सी आपकी अन्नपूर्णा, ठीक है, धोलावीरा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मसालू, मकालू, ये सारी है, ठीक है। तो आप 4 का नाम लिख दीजिए। देखो सबसे पहले कौन होगी, धोलावीरा। नंबर सेकंड कौन आपकी, देखिए अन्नपूर्णा। नंबर थर्ड कौन आपकी, माउंट एवरेस्ट। और नंबर फोर्थ कौन है, मकालू। अच्छा ये चारों कहां पर है, ये चारों आपके नेपाल में, और ये दोनों कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। लिखना धोलावीरा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8848 मीटर के आसपास। विश्व की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसी को सागर माथा बोलते हैं, सागर का माथा है जो ना, इसी को तिब्बत में बोलते हैं पर्वतों की रानी, या फिर वहां की लैंग्वेज में चोमालुंगमा। तो देखिए इसी का नाम क्या है, सागर माथा, और इसी का नाम है चोमालुंगमा, ठीक है। इस चोमालुंगमा वर्ड का अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा इसके बाद उसमें आपका आता है कौन, भारत आ गया, ठीक है, वापस भारत आ गया, और यहां पर सिक्किम आ गया, और सिक्किम में चोटी कौन सी है, देखना कंचनजंगा। कहां पर है, सिक्किम के अंदर। कहां पर है, सिक्किम के अंदर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। तो कभी सवाल पूछे ना आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट केटू मान लो, और जो माउंट केटू ट्रांस हिमालय का भाग है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग भी ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर मुझे हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी, वो है कंचनजंगा। सवाल सुनना, भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी, माउंट केटू मानना है आपको, पर माउंट केटू ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग भी है। मुझे आपसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको मानना है कौन सी, कंचनजंगा। तो लिखिएगा हिमालय की, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी कहां पर, भारत में, बिना भारत में, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। तो नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धोलावीरा, अन्नपूर्णा, मकालू सॉरी माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचबरमा, ये सारी चोटियां कहां पर है, ये सारी चोटियां आपके सामने वृहद हिमालय का भाग है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। वर्ष था आपका कौन सा, वर्ष था 1953, ठीक है। वैसे आप जानते हो, फिर भी चाहो तो यहाँ पर लिख देना 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें जो वृहद हिमालय है, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, सवाल पूछता है ना कि बुर्जिला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, यहाँ सवाल बनते हैं, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, लिखिएगा दर्रे, पास, वापस बना दो आप वही जो पहले बनाया था। तो ये हमारा वही वृहद हिमालय नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ और नामचबरमा जो है वहां तक गया दोस्तों ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है। एक बार आप अपना मैप देखिए भारत का, यहाँ देखिए आप लोग, देखो हम बात कर रहे हैं भारत के वृहद हिमालय की, ठीक है। जो कि दोस्तों कहां से आपके, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेकर के यहाँ से और कहां तक है, यहाँ तक है, ठीक है। ये ऐसे फैला हुआ है पूरा दोस्तों ना, ये ऐसे पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है। अब देखिए दर्रों की बात करते हैं दोस्तों ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, दर्रों की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दो दर्रे आपके यहाँ पर देखना, आपको जम्मू कश्मीर के आसपास, ठीक है। दोस्तों एक दर्रा है आपकी, अगर आपको यहाँ से श्रीनगर दिख रहा है, आपको श्रीनगर दिख रहा है, लेह दिख रहा है, दोनों स्थान दिख रहा है आपको। अगर दोस्तों आपको यहाँ श्रीनगर जो है यहाँ से साथी दोस्तों आपको, अगर दोस्तों आपको यहाँ से इधर जाना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ से ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला इलाका हो गया, अगर आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, पीओके में जाना है, अगर आपको ऐसे जाना है पीओके के साथ, अगर आपको पीओके में जाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा, आपके बुर्जिला दर्रा। दर्रा मतलब क्या, पहाड़ों के बीच में जगह है, ठीक है, दर्रा उसको बोलते हैं पास। अगर आपको जम्मू कश्मीर से पीओके में जाना है तो दर्रा कौन सा काम आएगा, बुर्जिला दर्रा काम आने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको श्रीनगर और लेह के बीच जाना है, ऐसे जाना है, तो काम कौन सा आएगा, जोजिला दर्रा। अगर श्रीनगर और लेह के बीच जाना है, दर्रा कौन सा काम आने वाला है, जोजिला दर्रा काम आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन है, हिमाचल प्रदेश है ना, यहाँ दर्रा कौन सा है, यहाँ दर्रा आपका सिपकिला दर्रा, सिपकिला, जहां से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, वही स्थान सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड है, यहाँ पर दर्रे दो हैं जो हमारे काम के लिए दर्रे, वैसे और भी यहाँ पर माना, ठगला, लिपुलेख, नीति पास, ये सब यहीं पर है ना। तो माना, ठगला, माना, लिपुलेख, नीति पास, ये तीन आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो माना, लिपुलेख, नीति पास दर्रा कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में भारत और चीन के मध्य व्यापार में काम आता है, ठीक है। यहाँ पर तो सिक्किम है, यहाँ पर कौन सा सिक्किम आपके, तो यहाँ पर साथियों दो दर्रे कौन कौन से, एक है जलपला और एक है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, ठीक है। जब दोस्तों हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी होती है, यहाँ पर कौन है, कैलाश मानसरोवर, जब हमें यहाँ की यात्रा करनी होती है तो दोस्तों यही एक दर्रा होता है जो आपकी नाथुला दर्रा होता है, जहां से दोस्तों हमें जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, जब यात्रा करनी होती है तो कुछ ऐसे जाते हैं यहाँ पर इस दर्रे को पार करके, तो ये नाथुला दर्रा इसमें काम आता है। बाकी भारत चीन के मध्य व्यापार होता है इससे, जब चीन ने हमारे पर अटैक किया 1962 में, हमने बंद कर दिया इसको, अब 2006 में वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, आपके नाथुला दर्रा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दर्रा कौन सा, आपके बोमडिला दर्रा, कौन सा है, बोमडिला दर्रा, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर स्थान तवांग है, ये तवांग से सिक्किम का रास्ता है, और नाम क्या है इसका, नाम इसका बोमडिला दर्रा, ठीक है। और वही दोस्तों यहीं पर पूछूं आपसे, देखो यही आपकी जो बोमडिला दोस्तों यहीं पर एक दर्रा हो रहा है आपकी, इसका नाम दीफू दर्रा, ठीक है, कौन सा है, देखो यहाँ पर दोस्तों नदी आती है कौन सा आपकी, ये नाम से बर्मा दोस्तों, यहीं पर एक दर्रा कौन सा आपकी, वो है यांग याप दर्रा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नाम क्या है, यांग याप दर्रा, ठीक है, नाम क्या है, यांग याप दर्रा, ठीक है। और वही दोस्तों नीचे पढ़ेंगे तो आपकी मणिपुर में आपके और दर्रे भी आएंगे, पर यहीं पर हमारा वृहद हिमालय समाप्त हो गया, ठीक है। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से अगर आपको पीओके जाना है तो बुर्जिला दर्रा, ठीक है। अगर आपको लेह और श्रीनगर के बीच में जोजिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी प्रवेश करती है ना, और
माना, लिपुलेख, नीतू पास उत्तराखंड के अंदर है, और जलपला और नाथुला कहां पर? सिक्किम में। नाथुला दर्रा 62 में बंद हुआ, 6 में वापस चालू हो गया, भारत चीन के मध्य व्यापार के लिए। और बोमडिला दर्रा पूछूं आपसे कहां है? जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और यांगियाप दर्रा भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो एक बार लिख दीजिए फटाक से, देखो। अच्छा उसको बना दूं आपको, तो इसी को छोड़ो ना यार, ऐसे बना लो आप, तो भारत का मैप बनाओ ना आप लोग, इसमें समझ ज्यादा आएगा आपको। लोकेशन तो इसमें दिखाई देंगी ना आपको, एक्चुअली में उसमें लोकेशन दिखाई देंगी। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पर स्थान कौन सा? श्रीनगर, और यहाँ स्थान कौन सा? लेह, ठीक है, और ये हो गया पीओके, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कहाँ से, अगर आपको श्रीनगर से पीओके जाना है तो एक दर्रा इसके बीच में, ठीक है। अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो एक दर्रा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर एक दर्रा आपका यहाँ पे, ठीक है, अभी नाम लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तराखंड, 3 दर्रे यहाँ बना दीजिए ऐसे, ये दर्रे के साइन होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में दर्रा ऐसे बनाते हैं बस, ठीक है। ये हो गया सिक्किम, तो यहाँ पर आप लोग 2 दर्रे बना दीजिए ऐसे, ठीक है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो एक यहाँ बना दीजिए और एक बना दीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा इनके नाम क्या क्या है। देखो बेटा, पहला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर और पाकिस्तान पीओके के बीच में कौन सा है? बुर्जिला दर्रा, ठीक है। यहाँ कौन सा है? जोजिला दर्रा। यहाँ कौन सा है? सितकिला दर्रा। और सतलुज नदी जो है, नदी का प्रवेश, भारत में प्रवेश होता है यहीं से, ठीक है। ये हो गया कौन सा आपका? माना दर्रा। ये कौन सा है? लिपुलेख। और ये कौन सा है? नीति पास। तीनों उत्तराखंड में। जो लिपुलेख है ना बेटा, जो लिपुलेख है आपका, ये लिपुलेख लिखिएगा, ये भारत चीन व्यापार में काम आता है, ठीक है। अगला नाम लिखिए क्या है? यहाँ दर्रा कौन सा है? जलपला और नाथुला, ये दर्रा, ठीक है। जो नाथुला दर्रा है आपका, पहली बात तो 62 में बंद हो गया, 2006 में रीस्टार्ट हो गया। भारत चीन का व्यापार यहां से होता है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। यहां दर्रा कौन सा है? यहां दर्रा आपके बोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहां दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा, और ये वही दर्रा है जहां से कौन, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है। बस ऐसे देखो, लिखने से याद नहीं होंगे कभी दर्रे, कहीं आप सोचो एक लाइन में लिख दो, आप एक पेज में लिख लो, जब तक आपको नहीं पता कि इसकी लोकेशन कहां है आप याद नहीं कर पाओगे। आज तो सिस्टम ये हो चुका है कि जब मैं यहाँ दर्रा बनाता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में अपने आप इमेज आती है कि नीचे श्रीनगर है, ऊपर पीओके है, इधर लेह है, अपने आप दोस्तों। अब मेरे दिमाग में पता इमेज अगली कौन से, इसके नीचे जम्मू है। जब हम आगे जब मध्य हिमालय पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में इमेज यहाँ चल रही है कि इसके नीचे जम्मू है, और यहाँ से यहाँ जाना है तो भी रसगुल्ला जवाहर सुरंग पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये सारा कुछ दिमाग में सेट हुआ पड़ा है। इससे कभी सवाल अगर पूछ ले आपसे, ऐसे सवाल खूब आते हैं ना कि कौन सा शहर ऊपर है, कौन सा शहर नीचे, खूब आते हैं सवाल। तो आपके दिमाग में होगा श्रीनगर लेह एक सीध में, लगभग एक सीध में, ठीक है, लगभग एक सीध में। देखो श्रीनगर और लेह लगभग एक सीध में, ऐसा आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। थोड़ा दर्रे बनाओ ना, ज्योग्राफी लिखने का सब्जेक्ट नहीं है ना, ज्योग्राफी बनाने का सब्जेक्ट है, मैपिंग करने का सब्जेक्ट है, वो करना चाहिए। तो ये हमारे दर्रे आपको इसमें ध्यान रखने, ठीक है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दर्रे लिखा दिए प्रति हिमालय में, ठीक है। अब लिखिए आगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। देखो मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। याद करो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जो मध्य, जो बृहद हिमालय है वो तो दोस्तों आप एक निश्चित उसमें, ठीक है। जैसे ये था बृहद हिमालय, ये तो क्या बृहद हिमालय, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बृहद हिमालय। मैंने कहा था बृहद हिमालय तो लगातार कंटिन्यूअस है, पर जो मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसके अलग अलग क्या है, श्रेणियां हैं, ठीक है। तो याद कीजिए श्रेणियों के नाम क्या है आपकी। एक श्रेणी यहाँ पर है, पहले मैं बना रहा हूँ फिर बनाना कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से। एक श्रेणी यहाँ पर है, इसका नाम पीर पंजाल, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद एक श्रेणी कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसका नाम है धौलावी, धौलाधर, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एक श्रेणी यहाँ पर है यूपी के अंदर, सॉरी उत्तराखंड में, नाम क्या है इसका? नाग टिब्बा, उत्तराखंड। और एक श्रेणी यहाँ पर है, और फिर आगे इसी मिल जाएगा, ठीक है। नाम क्या है? कैलाश श्रेणी, कहाँ पर है? सॉरी कैलाश नहीं, कैलाश नहीं है, ठीक है, लेकिन महाभारत श्रेणी। कैलाश तो ट्रांस हिमालय का भाग है, देखो नेपाल। तो ये 4 खंडों में डिवाइड, पीर पंजाल, धौलांतर, नागतीबा और महाभारत, ठीक है। मैंने कहा पीर पंजाल, धौलांतर, नागतीबा और महाभारत, ठीक है। अब उस अगर पूछूं आपसे कि बृहद हिमालय और जो मध्य हिमालय इसके बीच वाला जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? एमसीटी कहते हैं। अभी तो कहा था, आप याद करो इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं एमसीटी। अभी तो कहा थोड़ी देर पहले, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एमसीटी, जो इनके बीच वाला इलाका है इसको बोलते हैं एमसीटी, है ना, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, याद है ना आपको। तो बृहद हिमालय और जो आपका मध्य हिमालय इसके बीच क्षेत्र कौन सा है? वो है एमसीटी, ठीक है। सो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, इन चारों में सबसे लंबी कौन है? पीर पंजाल, ठीक है। सबसे लंबी कौन है? पीर पंजाल, सबसे लंबी पीर पंजाल। सबसे साउथ में कौन है? धौलावी, धौलांतर, ठीक, साउथ में देखो ना कौन है? साउथ में धौलांतर, ठीक है। अब देखिए पीर पंजाल जो है ना दोस्तों, इसी पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है। कौन सा? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अच्छा याद कीजिए दोस्तों, याद कीजिए, मैंने आपसे कहा, देखो आप कुछ समझ जाओगे, मैंने आपसे कहा कि यहाँ कहीं कौन है आपके? श्रीनगर,
कौन है? श्रीनगर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कौन आपके? जम्मू, कौन है? जम्मू। अगर मुझे जम्मू से श्रीनगर जाना है तो पीर पंजाल को बीच में काटना पड़ेगा, ठीक है, तभी जा पाऊंगा रसगुल्ला। अगर जम्मू से मुझे श्रीनगर जाना है तो यहाँ पर एक दर्रा दर्रा होना चाहिए, उस दर्रे का नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। तो लिखिएगा जम्मू से श्रीनगर। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो काटने के लिए सुरंग बनाई है, इसका नाम है जवाहर सुरंग। देखना क्या नाम है? जवाहर सुरंग। जो नेशनल हाईवे 1D होता है ना, वो यहीं पर है। नेशनल हाईवे जो 1D है वो यहीं पर है, ठीक है। देखो कहां पर? अभी तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, ये जम्मू देखो, जम्मू कहां पर है? जम्मू यहाँ पर। श्रीनगर कहां पर है? यहाँ पर। पीओके कहां पर? यहाँ पर। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो बुर्ज दर्रा, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और यहीं पर कौन आपकी? यहीं पर है आपकी पीर पंजाल सीढ़ी। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन सा आपका? बनिहाल दर्रा। इसी को काट के हमने जवाहर सुरंग बनाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए धुरंधर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी में एक दर्रा कौन सा है? इसी में सुरंग रोहतांग दर्रा, इसमें जहां पर हमने अटल सुरंग बनाई, ठीक है। तो यहाँ दर्रा कौन सा आपके? यहाँ पर है रोहतांग दर्रा, और यही हमने क्या बना दिया? अटल सुरंग बना दी। अब देखिए दोबारा दोस्तों, अच्छा यहाँ पर श्रीनगर है तो यहाँ पर कौन होगा? अरे ले होगा। थोड़ा तो सारा खेल मैपिंग का बेटा, कौन कितनी अच्छी मैपिंग बनाएगा। अगर यहाँ पर कंसेप्ट समझ जाओ एक बार, सारा खेल जोर भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर श्रीनगर है तो यहाँ पर कौन दोस्तों आपके? यहाँ पर ले होगा। मैंने कहा ना दोनों बराबर में रसगुल्ला। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर हो गया ले, ठीक है। और यहाँ कौन सा स्थान है? यहाँ पर स्थान मनाली, ये तो हो गया ले। और यहाँ हो गया कौन? मनाली। तो अगर आपको मनाली लेह जाना है, इस रास्ते में जाना है तो कौन सा होगा? अटल सुरंग। तो लिखिए लेह मनाली। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर जो है ये अटल सुरंग की लंबाई, 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागटिवा जो है, मसूरी जो जानते हो ना, मसूरी वो यहीं पर, ठीक है। मसूरी यहीं पर, ये तो नेपाल का हिस्सा, महाभारत तो हमारे में काम करिए, ठीक है। तो बनिहाल दर्रा पूछा आपसे, ध्यान रखना है। तो रोहतांग दर्रा पूछूंगा तो भी ध्यान रखना है। मसूरी पूछे तो भी ध्यान रखना है। पीर पंजाल, धुरंधर, नागटिवा, महाभारत किसका हिस्सा? तो ध्यान आपके एमसीटी, ध्यान रखना क्या है, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ना बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात करते हैं। एक बार दोबारा मैं इस मैप को दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें और किच नहीं करूंगा, एक बार दोबारा मैं इसी मैप को दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ये हमारा हो गया ब्रज हिमालय, ठीक है। ये हो गया हमारा एमसीटी, और ये हो गया कौन सा? हमारा पीर पंजाल, धौलांतर, नागटिवा और महाभारत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं करेवा, जहाँ पर केसर की खेती होती है, जाफरान की। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्षेत्र कौन सा है? करेवा, जाफरान की खेती होती है। जाफरान मतलब केसर की खेती होती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर करेवा, जाफरान, केसर की खेती होती है, ये आपको ध्यान में पीर पंजाल में, ठीक है। वही दोस्तों देखिएगा आपके, वही साथियों ये है धुरंधर, ठीक है। तो इसके जस्ट बीच में जो एमसीटी है ना, जो एमसीटी है, इसी एमसीटी में कुल्लू घाटी है। नाम सुना कुल्लू मनाली आपने? वही दोस्तों कुल्लू घाटी कहाँ? यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी है वो आपकी यहाँ पर है। इसके बीच में धुरंधर और ब्रज हिमालय के बीच में एमसीटी के अंदर कुल्लू घाटी, ठीक है। और यहीं पर आपके, यहीं पर कौन कौन से स्थान है? तो यहीं पर धर्मशाला स्थान, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। डलहौजी स्थान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये नाम सुनोगे आपने ना, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, ये सारे स्थान यहीं पर है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी, धर्मशाला, डलहौजी, शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में, और एमसीटी के अंदर धुरंधर जो है और जो ब्रज हिमालय इसके बीच में, ठीक है। यहाँ पर तो नागटिवा, कौन से नागटिवा, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से स्थान आपके? मसूरी, देखिए नैनीताल दोस्तों, रानीखेत, ये आपने फिल्म देखी है? अरे उसकी थी ना, आमिर खान की फिल्म थी वो, राजा हिंदुस्तानी, वो रानीखेत में शूट हुई थी रसगुल्ला, है ना, देखी तो होगी आपने। उसके गाने दोस्तों आज भी आपको जलाते होंगे भाई साहब अंदर से। तो वही है ना, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, है ना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी घाटी है? काठमांडू घाटी। ये सवाल खूब पूछा गया है, काठमांडू घाटी किसका हिस्सा? आईटीएसजेड का, एमसीटी का, एमबीएफ का, एचएसएफ का। तो एमपी एमसीटी का हिस्सा कौन? काठमांडू घाटी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। किसका हिस्सा दोस्तों? ये एमसीटी का हिस्सा है। अब दोस्तों यहाँ जो आपके जो मध्य हिमालय दोस्तों, इस मध्य हिमालय में जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कम है, इसकी तुलना में ऊंचाई कम है। यहाँ पर दोस्तों खास के मैदान मिलते हैं। एक अधिक ऊंचाई होती है तो बर्फ मिलती है, कुछ नहीं मिलता, खास के मैदान नहीं मिलते। पर मध्य हिमालय में ऊंचाई कम है तो यहाँ पर खास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। इनको दोस्तों अलग अलग नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं इनको? जो ग्रासलैंड होती है, जो चरवाह भूमि होती है, या फिर जो खास के मैदान होते हैं, जम्मू कश्मीर बोलते हैं सोनमर्ग और गुलमर्ग, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। सोनमर्ग, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में कहते हैं। वही दोस्तों इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? आपके बुगियाल या फिर आपके प्यार, ठीक है। तो लिखिएगा इसको यहाँ लिख दो क्या? देखिए ऐसे बना लीजिए आप, इधर है जम्मू कश्मीर, इधर है उत्तराखंड, ठीक है। और मैंने आपसे कहा जो घास के मैदान होंगे, ठीक है, ये हो गए ग्रासलैंड, घास के मैदान। अच्छा इनको दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे? इनको यहाँ पर कहेंगे, लिखना मर्ग कहेंगे, मर्ग। क्या बोलेंगे? मर्ग, ठीक है। क्या बोलते हैं? मर्ग, है ना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग। वही दोस्तों जो ये खास मैदान उत्तराखंड में होंगे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आपके बुगियाल। अरे यार, इन्हें बोलते हैं बुगियाल या प्यार, ठीक है। दोनों ही बात कहते हैं, बुगियाल या फिर प्यार, है ना। बुगियाल भी कह सकते हैं, बुगियाल, ठीक है। तो बुगियाल या फिर प्यार कहते हैं उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल बनते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट हिमालय कौन सा? हमारा सिवोलिक, देखिए सिवोलिक हिमालय, शिवोलिक हिमालय। इसकी ऊंचाई बहुत कम है दोस्तों, न्यूनतम ऊंचाई वाला हिमालय ही है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे ऊंचाई कम हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों हम बिल्कुल मैदान की ओर आ चुके हैं, ठीक
ठीक है, अब बिल्कुल हम मैदान पर बढ़ने वाले हैं। मतलब उत्तराखंड का देहरादून, हरिद्वार, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये सिंबॉलिक हिमालय में उत्तराखंड, देहरादून जो है आपके हरिद्वार जो है, ये सब सिंबॉलिक दोस्तों हिमालय में। यूपी का जो अपर स्टेट, अपर वाला भाग है, वो सिंबॉलिक हिमालय के अंदर आ चुके हैं। नेपाल के नीचे उतरने वाले हम। यूपी में एंट्री नहीं करेंगे दोस्तों, यूपी में एंट्री करके तो मैदान हो जाएगा। और जो अपर स्टेट है आपके नेपाल, यूपी की जो बाउंड्री वाला स्टेट है, वहाँ सिंबॉलिक दोस्तों हिमालय, ठीक है। हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। अब ऊंचाई और कम हो गई तो यहाँ पर वन और अधिक होंगे। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र यही है, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है आपके। और ये पूछूं आपसे, युग कौन सा आपके? तो प्लायोसिन युग है। कौन सा है? प्लायोसिन युग। कौन सा युग है आपकी? प्लायोसिन युग है। कौन सा है? इसको बोलते हैं प्लायोसिन युग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? प्लायोसिन युग कहते हैं। आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला नहीं लिखवाया था, लिखना उसको, लिखना मायोसिन लिखो उसको। देखो मायोसिन युग, ये माओ से बना था। मध्य हिमालय लिख लो, लिखना मध्य हिमालय, मायोसिन युग, मायोसिन, ठीक है। और जो हमारा शिवालिक हिमालय, ये कौन सा? प्लायोसिन। कौन सा? प्लायोसिन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर हमारा प्रथ हिमालय, ये हो गया प्रथ हिमालय। इसके बाद कौन आया? एमसीडी, याद करो। इसके बाद कौन आ गया? ये हो गया पीर पंजाल, थोलांदर, नागटीवा, महाभारत। ये हो गया हमारा कौन सा? मध्य हिमालय, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद कौन आया रसगुल्ला? इसके बाद पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके? अरे इसके बाद कौन आएगा? याद करो, एमपीएफ। कौन? एमपीएफ। तो यहाँ आया एमपीएफ, ठीक है, याद कीजिएगा। यहाँ पर कौन आ गया आपके? मैन बाउंड्री फोल्ड, एमपीएफ आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन दोस्तों आपके? तो इसके बाद कौन है? इसके बाद ये ऐसे कौन है? शिवालिक। कौन है? शिवालिक, ठीक है। ये शिवालिक है आपके ऐसे, ठीक है ना। न्यूनतम, न्यूनतम ऊंचाई, ठीक ना। सर्वाधिक वनाच्छादित है। अगर वन है तो क्यों होंगे? वर्षा होती होगी इसलिए। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तो घाटी है ना भाई, अब घाटी में आ चुके हैं दोस्तों, ऊपर से नदियां आ रही है। सोचो आप, ट्रांस हिमालय से, हिमालय से, लघु मध्य हिमालय से नदी आ रही है, वो यहाँ पर घाटी बनाएंगे दोस्तों ना। इसी घाटी को पश्चिम में कहते हैं दूध, और पूर्व में कहते हैं द्वार। लिखिएगा, यहाँ जो घाटी है, यहाँ जो घाटी है, इस घाटी को पश्चिम में कहते हैं दूध, पूर्व में कहते हैं इसको द्वार। जैसे देहरादून, जैसे हरिद्वार, ठीक है। पश्चिम में कहते हैं इसको दूध, और पूर्व में कहते हैं इसको द्वार। देहरादून, हरिद्वार, ये हिमालय का श्रेणी के आधार पर विभाजन हमारा हो गया। अब दोस्तों एक विभाजन और था हिमालय का, वो कौन सा था? वो था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। याद कीजिए ना, तो लिखिए आप लोग, देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये प्रादेशिक पूरा मतलब जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, देखो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मैंने कहा था आपसे, नदी के आधार पर विभाजन करते हैं इसका ना। पहले तो करने वाला कौन था? सिडनी बुलाट। आधार क्या है इसका? आधार इसका नदी। करने वाला सिडनी बुलाट। आधार क्या है इसका? इसका है नदी, ठीक है। देखिएगा, देखो बेटा, ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। ये हमारा हिमालय, सुनो। मैंने आपसे कहा दोस्तों, एक नदी आपकी जाती है ऐसे, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंधु नदी, ठीक है। ये एक सिंधु नदी, ठीक है। फिर दोस्तों एक नदी आपकी जाती है कैसे? सतलुज नदी, ठीक है। एक यहाँ पर नदी कौन सी आपकी? काली नदी। एक नदी यहाँ पर कौन सी है? तिस्ता नदी। और यहाँ कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हो गई सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले वाला जो है ना, सिंधु और सतलुज के बीच में जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पंजाब कश्मीर हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय, ये सर्वाधिक चौड़ा हिमालय है। क्योंकि दोस्तों हिमालय की एक श्रेणी है ट्रांस हिमालय, वो केवल इसी में मिलती है भाई। ट्रांस हिमालय यहीं पर, यहाँ तो है नहीं दोस्तों। ये क्षेत्र में तो ब्रज हिमालय भी है, मध्य भी है, लघु शिवालिक भी है, पर ट्रांस हिमालय तो है नहीं। तो पंजाब कश्मीर हिमालय सर्वाधिक चौड़ा हिमालय, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस हिमालय मिलता है, ठीक है। तो लिखिएगा, सर्वाधिक चौड़ाई है इसकी। और दोस्तों आप जानते हो माँ वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ, वो सब यहीं पर, ठीक है। लिखना, माँ वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ, जो तीर्थ स्थान है, वो सारे दोस्तों आपके, वो सारे इसी में आते हैं, ठीक है। जैसे अमरनाथ यहाँ पर हो गया, माँ वैष्णो देवी यहाँ पर हो गया, तो ये सारे इसी में आएंगे, ठीक है। सतलुज और जो काली नदी आपके, इसके भी जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपके कुमायूं हिमालय। आप जानते हो उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल दो क्षेत्र होते हैं ना, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। पहली बार कहां पर? ये उत्तराखंड में। दूसरा क्वेश्चन लिखना, इसमें जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो तीर्थ स्थान है वो यहाँ पर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो तीर्थ स्थान है वो यहाँ पर है। बाकी तो यहाँ पर ग्लेशियर बहुत है ना, पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहीं पर लिखना। सर्वाधिक ग्लेशियर यहीं पर है, सर्वाधिक ग्लेशियर यहीं पर है। क्या क्या नाम है आपके? लिखना, पिंडारी, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो पिंडारी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये ग्लेशियर यहीं पर है ना, ठीक है। इसके बाद काली और तिस्ता के बीच कौन सा? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। सर्वाधिक ऊंचाई इसी की, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, तो सर्वाधिक ऊंचाई किसकी? इसी की। सर्वाधिक ऊंचाई इसी हिमालय, इसके नेपाल हिमालय, ठीक है। और तो तिस्ता और जो ब्रह्मपुत्र है, इसके बीच कौन आपके? इसके बीच लिखना कौन सा हो गया? असम हिमालय। अगर आपसे पूछे भाई सर्वाधिक जैव विविधता किस हिमालय की? इसी की, ठीक है। लिखना, सर्वाधिक जैव विविधता किसकी है? इसी की है। इसलिए साथियों आप जानते हो ना, ये पूर्वी हिमालय है, ये बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, मतलब है ना, ये जैविक तप स्थल है भारत का। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर है।
तो ये इन हिमालयों की विशेषता भी आपके सामने है, जिसको आप बना सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नदी कौन कौन सी नदी के बीच में, वो पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, बनाओ फटाक से। चलो आप लिखो उत्तर का विशाल मैदान। ये हिमालय हमारा पूरा हो गया, लिखो उत्तर का विशाल मैदान, लिखो उत्तर का विशाल मैदान। देखो तो हिमालय के बाद कौन आएगा, उत्तर का विशाल मैदान आएगा। हिमालय में अंत किसका हुआ रसगुल्ला, तो हिमालय में अंत जो है आपके, वो किसका हुआ आपके, वो हुआ बेटा शिवालिक हिमालय का, ठीक है। देखिए आप, तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने आपसे कहा ये हो गया हमारा कौन सा, सबसे पहले हुआ ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन आया बृहद हिमालय, उसके बाद कौन आया मध्य हिमालय, और ये आ गया शिवालिक, ठीक है। अब दोस्तों हिमालय है, उनसे नदियां लेकर आएंगी, चल ठीक है सर, नदियां हिमालय से निकलने वाली दोस्तों आपके, और कुछ ऐसे ऐसे नदियां जो है आपके वो नीचे आने वाली, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नदियां जो है आपकी वो, जैसे दोस्तों आपके यहाँ पर मैदान आएगा, ठीक है, ऐसे हिमालय समाप्त होगा दोस्तों, तो नदियां जो भी अपने साथ अवसाद लाई होंगी, हिमालय को तोड़कर जो भी अवसाद आए होंगे उसके साथ में, जो भी साथियों अवसाद ये आए होंगे इसके साथ में, इन अवसादों को ये जो है यहाँ पर जमा करने वाली, ये नदियां जो है इन अवसादों को यहाँ पर जमा करने वाली है। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं ना अवसादों का जमाव, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण कहते हैं। मतलब हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती है, मिट्टी कंकड़ खनिज सब कुछ लेकर आएंगी और उन अवसादों को यहाँ पर जमाने वाली है, इसे बोलते हैं अवसादों का जमाव, जमावीकरण बोलते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इन जमाव से क्या बनेगा, मैदान बनेगा, ठीक है। ये जो जमाव होंगे इन जमाव से क्या बनने वाला है, मैदान बनने वाला है। तो उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है, जो हिमालय से जो नदियां निकलकर आई है, उन नदियों के द्वारा जो अवसाद साथ में आए, उन अवसादों के सेडिमेंटेशन से, उनके जमने से क्या बना है, ये बना है कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसका दोस्तों जो एरिया है लगभग आपके कितना, आपके 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और इसकी जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी, और सिंधु नदी से लेकर कहां से, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। देखिएगा लिखना, इसकी लंबाई इसका एरिया कितना है, तो 7.5 लाख किलोमीटर इसका एरिया है, 7.5 लाख किलोमीटर इसका एरिया है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है। अब ऐसा नहीं करना गुरुजी उस किताब में इतनी लिख दी आपने इतनी लिखा दी, कोई फिक्स थोड़ी है बेटा ना, आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहां से कहां तक है ये, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। और लिखना, और इसका निर्माण किस युग में हुआ आपके, देखो जो इसका निर्माण हुआ है वो किस में हुआ आपके, हुआ प्लीस्टोसीन युग में। ये वो काल है जब बर्फ आपकी पिघलने लग चुकी है ना, प्लीस्टोसीन युग। तो देखिएगा प्लीस्टोसीन युग जो है इसमें निर्माण हुआ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों हिमालय के अगर अवसाद नहीं होते तो ये मैदान बनता ही नहीं, अगर हिमालय नहीं होता, उसके अवसाद नहीं होते तो उसके पैरों में ये मैदान नहीं बनता, इसलिए इसको बोलते हैं हिमालय का वरदान। क्या बोलते हैं इसको, हिमालय का वरदान कहते हैं, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो ये मैदान नहीं बनता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिमालय का वरदान कहते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं हिमालय का वरदान, ठीक है। अब मैंने कहा दोस्तों आपसे, एक तो ध्यान आपकी, एक तो इसको निर्माण क्या है, मतलब ये मैदान के 4 भाग होते हैं निर्माण में, एक भावर है, एक तराई है, एक पांगन है, एक खादर है, और जहां समुद्र में गिरती है वहां बनाती है डेल्टा। तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर दोस्तों क्षेत्र के हिसाब से इनके नाम है, जैसे सिंधु नदी घाटी वाला सिंधु मैदान हो गया, तो जो आपका गंगा वाला मैदान, गंगा वाला मैदान हो गया, और जो ब्रह्मपुत्र वाला वो हो गया, ठीक है। तो ये नदियां भी आपको यहीं पर पढ़ा दूंगा और मैदान भी आपको यहीं पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिएगा लिखिएगा, अगर इसके विभाजन की बात करूंगा आपसे, तो एक तो विभाजन इसका होता है किस आधार पे, जो इसका निर्माण हुआ है उस आधार पे। देखिए एक होता है भावर, एक होता है तराई, और पढ़ाऊंगा क्या होता है, एक होता है पांगन, एक होता है खादर, एक होता है डेल्टा। और वही दोस्तों देखो प्रादेशिक विभाजन इसका, एक नदी के आधार पे कौन सा है, सिंधु और उसकी सहायक नदी का मैदान, सहायक नदियों का मैदान। सेकंड लिखिए गंगा नदी का मैदान। नंबर 3 लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। मैंने आपसे कहा एक तो इसका विभाजन कैसे होता है, तो इसका मैदान का निर्माण हो उस हिसाब से, भावर तराई पांगन खादर डेल्टा, एक नदी के आधार पे जो विभाजन हमने किया है उस आधार पर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, फिर दोस्तों इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर ये रसगुल्ला कौन हो गया, हिमालय हो गया, कौन सा, ये हो गया हिमालय, ठीक है। इस हिमालय के जब नदियां हिमालय से निकलकर आएंगी तो अपने साथ सेडिमेंट को लेकर आएंगी दोस्तों, सेडिमेंट को लेकर आएंगी, और जो आपके सेडिमेंट होंगे अवसाद होंगे उनको जमाना शुरू करेंगे, जहां से जमना शुरू होंगे वहीं पर आपकी क्या बन जाएगा, मैदान बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नदी आती है, मान लो साथी नदी ऐसे आ रही है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो नदी आ रही है, यह नदी दोस्तों जब आप देखना किसी को पर्वत पे जाओगे, आप किसी पहाड़ी पे जाओगे तो आपको पानी की आवाज सुनाई देती है, पर पानी आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है। या फिर तो पानी आपको बहुत कम रिश्ता हुआ नजर आता है, आपने भी देखा होगा, ठीक है। जब आप पहाड़ों पर जाते होंगे या पहाड़ी या कोई आप पर्वत पे जाओगे तो आपको पानी की आवाज तो सुनाई देगी कि कहीं पानी तो है, पर वो पानी आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। और जब कुछ नीचा, जब आप कुछ नीचा और नीचे आओगे, कुछ आपकी ऊंचाई पर कहीं कंडीशन होगी, थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको पत्थरों में से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। या फिर कहीं पर पानी भरा हुआ मिल जाएगा आपको ना, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपने देखी होगी सबने मेरे हिसाब से ना। तो जहां पर पानी बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है, उस स्थान को बोलते हैं भावर। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपके तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर, ठीक। और इस कारण दोस्तों ये नदी है वो इन पत्थरों के पीछे छुप चुकी है, ठीक है। इसलिए ये स्थान कौन सा हो गया, भावर। तो भावर क्या हो गया, तो देखिए भावर जो है जब नदी, देखिएगा भावर क्या होता है, जब नदी पत्थर कंकड़ के जमाव के कारण अदृश्य हो जाती है, जब नदी पत्थर कंकड़ के, पत्थर कंकड़ के जमाव के कारण
अदृश्य हो जाती है या फिर लुप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर कहते हैं, ठीक है। जब नदी आपको दिखाई नहीं देती है तो वो होता है आपका भावर, ठीक है। नदी है पर छुप चुकी है। पहाड़ों में जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको वहां मिलता है, ठीक है। जब तो नदी पहाड़ों से निकलती है तो युवा अवस्था में होती है, ध्यान देना, जब नदी आपके पहाड़ों से आएगी तो युवा अवस्था में होगी, ठीक है। अब उसको कुछ दूरी के बाद आप चेक करना, ये आपने महसूस होगा कि जब आपको कुछ आप नीचे आओगे तो नीचे आने पर आप देखोगे कि जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ है उनमें से पानी रिसता हुआ नजर आता है आपको, और वहीं पर आपको स्वच्छ पानी एकदम क्लीन वाटर आपको वहीं पर भरा हुआ दिखाई देता है। नदी आपको वहां पर दिखाई देती है ना, और पानी वहां पर भरा हुआ मिलता है आपको, जो कि क्लीन वाटर के रूप में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग तराई। क्या बोलते हैं? तराई। अब दोस्तों नदी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नदी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो नदी का जो पानी है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह स्थान कौन सा हो गया? यह स्थान हो गया तराई। लिखिए, पहली बात तो इसमें क्या हो चुका है? नदी दृष्टिगोचर हो चुकी है, मतलब नदी जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जल भराव है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जल भराव क्षेत्र है, नदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये स्थान दलदली क्षेत्र भी होगा, ठीक है। ये पानी भरा हुआ है, दलदली क्षेत्र भी होगा, पानी का जमाव से यहाँ पर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जीवाणु विषाणु अधिक होंगे, इसलिए इस क्षेत्र में बीमारी बहुत अधिक होती है। जब भी दोस्तों आप देखना बारिश के मौसम में, या फिर आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर आपको एक रोग है इंसेफेलाइटिस, है ना। आप देखना आपको अखबारों में खूब मिलेगा ना कि वहां पर इतना रोग फैल गया। सर्वाधिक रोग वहीं पर फैलते हैं, विषाणु जीवाणु वाले रोग जो होते हैं ना, क्योंकि वहां पर पानी भरा हुआ है, तराई क्षेत्र में वो आते हैं। पानी भरा हुआ है रसगुल्ला, और पानी भरा हुआ है तो एक कंडीशन वहां पर उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग तराई क्षेत्र, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में आपके इसके बाद साथियों कुछ तो ऐसे क्षेत्र आता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र था बाबर, ये वाला क्षेत्र बांगर, इसको बोलते हैं बांगर। पहली बात दोस्तों आपकी, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। किसी जमाने में यहाँ पर पानी था नदी का, पर आज किसी जमाने में यहाँ पर जो बाढ़ आती थी उस बाढ़ का पानी यहाँ पहुंचता था किसी जमाने में, पर आज नहीं पहुंचता है। आज बाढ़ का पानी केवल यहीं पर पहुंचता है। आप देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर पहले पानी आता था पर आज नहीं आता है। आज उसके नीचे वाले एरिया पानी रह जाता है। आप देखते हो ना, जो बाढ़ आती है तो कई स्थान जहाँ पर पानी पहले आता था पर आज नहीं आता है, तो जहाँ पर पानी पहले आता था वो स्थान है बांगर। देखना, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वर्तमान में, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, पहले पहुंचता था बस अब नहीं पहुंचता, ठीक है। माना कि दोस्तों मिट्टी उपजाऊ है, पर यहाँ पर सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और साथ में यहाँ पर रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा, देखिए सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला माना कि दोस्तों मिट्टी उपजाऊ है, फिर भी यहाँ पर आपको सिंचाई का पानी चाहिए, बाढ़ का पानी तो नहीं पहुंचता है, और इसके अलावा आपको फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, रासायनिक उर्वरक चाहिए होते हैं। और दोस्तों इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है खादर। ये वो क्षेत्र है जहां आज भी बाढ़ का पानी पहुंचता है, इतना नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर चावल बड़ी मात्रा में होता है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, नवीन जलोढ़ मृदा है। और इसके बाद जो नदी होती है आपकी, वो नदी जो है वो समुद्र में मिल जाती है, या नदी दोस्तों आपकी फैल जाती है, डेल्टा बना लेती है, ठीक है। और जो नदी का जो अंतिम स्थान होता है आपके, वो होता है इसका डेल्टा, ये बनाती है डेल्टा, ठीक है। जिसका अंतिम स्थान है वो है डेल्टा, तो नदी का बन चुका है डेल्टा। तो ये 5 पार्ट में नदी डिवाइड रहती है। भावर वो पार्ट है जहां पर नदी बड़े बड़े खतरों के पीछे छुप जाती दिखाई नहीं देती है ना, तराई वो पार्ट है जहां पर नदी दिखाई देती है, दल नदी या फिर जम आपकी जल भराव की स्थिति होती है, बांगर वो क्षेत्र है जहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा मिलती है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, उपजाऊ है, और खादर सर्वाधिक उपजाऊ है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, और नई जलोढ़ मृदा यहाँ पर मिलती है, और इसके बाद डेल्टा आता है जहां पर नदी समाप्त हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बांगर में मैंने आपसे कहा यहाँ पर होगी सिंचाई, यहाँ पर होगी सिंचाई, ठीक है। अब जो सिंचाई यहाँ पर होती है तो ऊपर वाली जो परत इसकी आपकी सिंचाई करने पर ऊपर वाली परत होती है मृदा की, वो बहकर चली जाती है, और फिर दोस्तों कुछ समय बाद में जो नीचे वाली परत आपकी खुरदरी परत जो कंकरीली जो मृदा है वो बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग फूड। क्या बोलते हैं? फूड। अगर आपने या आपने फूड दोस्तों आपने देखी होगी पक्का, ठीक है। जो होता है ना आंधी चली तो फूड उड़ेगी, ठीक है, उस क्षेत्र में ना, तो पहले वहां पर दोस्तों उपजाऊ मृदा थी, लेकिन हमने इतनी सिंचाई कर दी वहां पर, इतना हमने पानी मारा, जैसे ऊपर वाली जो परत है आपको बहकर चली गई, नीचे वाली कंकरीली जो मृदा है आपके पथरीली जो मृदा है वो बाहर आ गई, उसको कहते हैं हम लोग फूड। क्या बोलते हैं? फूड, ठीक है। और वही दोस्तों अगर हमने अधिक रासायनिक उर्वरक डाल दिए तो उससे जो भूमि बनती है उसको बोलते हैं रहे या फिर कल्लर भूमि। ये सवाल पूछता है, फूड, रहे, कल्लर, लिख लो इनको। देखिए मैंने आपसे कहा जो बांगर क्षेत्र है, इस बांगर क्षेत्र में ये कृषि के लिए उपजाऊ है भूमि, ठीक बात है। उपजाऊ करने के लिए हम एक तो करते हैं इरिगेशन, मतलब सिंचाई, और एक करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मत करना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब निश्चित है ना, वो नहीं करना है, ठीक है। देखिए हम मतलब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, ठीक है ना, रासायनिक उर्वरक इनका यूज बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग, अगर हमने क्या करी, सिंचाई दोस्तों अधिक करी, सिंचाई अधिक करने पर क्या होगा? सिंचाई अधिक करने पर ऊपरी उपजाऊ मृदा, ऊपरी उपजाऊ मृदा बहकर चली जाएगी, फिर क्या होगा? और नीचे की पथरीली मृदा या फिर कंकरीली मृदा ऊपर आ जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं फूड, ठीक है। और जब रासायनिक उर्वरक अधिक डालते हैं तो बनती है रहे या फिर कल्लर भूमि। क्या बनती है? रहे या फिर कल्लर भूमि। जब फर्टिलाइजर अधिक डालते हैं तो बनती है रहे या फिर कल्लर भूमि, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया वो जो मैदान है उसका हमारा निर्माण का नाम है, भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा।
ये सारी बातें आपको लिखी हुई है एनसीईआरटी में, अपनी जेब से कुछ नहीं बना रहा हूं ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसी को समझाने में लगा हूं आपको ना। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना क्लास 11 की, ठीक है। अब देखिए प्रादेशिक विभाजन, देखो नंबर फर्स्ट है सिंधु और सहायक नदी का मैदान। देखिए मैंने ये मैप आपके सामने ये डायग्राम पहले ही बनाया था, दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। जब भी दोस्तों दो नदी आपस में मिलेंगी तो जो उनके बीच का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दोआब, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मान लो ये नदी ऐसे गई और एक नदी ऐसे मिल गई, तो जो क्षेत्र बीच का होगा इसको बोलते हैं हम लोग दोआब, और ये बड़ा फर्टाइल एरिया होगा, बड़ा ही उपजाऊ भूमि होगी, ये दोआब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप लोग, ये नदी कौन सी हमारी, सिंधु नदी, सिंधु नदी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये नदी सिंधु नदी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसकी 5 सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी आपके, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, उनका नाम क्या है। एक का नाम आपकी झेलम नदी, ठीक है, क्या नाम है, झेलम, ठीक है। तो एक कौन सी नदी आपकी, एक नदी आपकी चेनाब नदी, चेनाब, देखिए झेलम चेनाब। एक देखिए आप लोग रावी नदी, कौन सी है, रावी। एक देखिए आप लोग व्यास नदी, और एक देखिए आप लोग शतरुंज नदी, ठीक है। तो ये 5 नदियां आपको दिखाई दे रही होंगी, सिंधु और उसकी सहायक नदी झेलम चेनाब रावी व्यास सतलुज। कोई दिक्कत इसमें दोस्तों। अब देखिए आप, जब दोस्तों सिंधु और चेनाब, सिंधु और ये पांचों नदी दोस्तों आपस में यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर साथियों एक दोआब बन रहा है, जैसे दोस्तों आपकी ये पाकिस्तान में स्थान है, वहां पर मिलेंगे, ठीक है। हम बात नदियों में बात करेंगे, चिंता मत करो, आज तो मैदान पढ़ रहे तो मैदान की बात करते हैं, ठीक है। नदी आएगा तो वहां बात करेंगे, नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, कौन कौन सी परियोजना इनके ऊपर है, कौन कौन से शहर के ऊपर है, कहां पर मिलती है, सारी बात करेंगे, केवल आज तो हम मैदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। नदी मैंने पढ़ाई हुई है, चिंता मत कीजिए आप। तो ये आपके सामने यहाँ पर दोस्तों मिल गई, ठीक है। तो ये जो दोआब बीचों का ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो दोआब बना आपके इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, सबसे बड़ा दोआब है ये सबसे बड़ा दोआब है, ठीक है दोस्तों। जहां पर झेलम और चेनाब मिलेंगे आपके, झेलम और चेनाब कहां मिले बेटा, यहां मिले। तो ये जो दोआब बनेगा, ये जो पूरा दोआब बनेगा झेलम चेनाब के बीच वाला दोआब है, इसको बोलते हैं छेज, CHEJ, छेज, ठीक है। कौन सा बना, छेज बना। जहां पर दोस्तों रावी और चेनाब मिलेंगे आपस में, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके रचना दोआब, रचना दोआब। जहां पर दोस्तों रावी और व्यास के बीच क्षेत्र आपके, जो रावी और व्यास है इसके बीच जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बारी दोआब, और जो सतलुज और व्यास के बीच जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं बिष्ट दोआब, क्या बोलते हैं, बिष्ट दोआब। अब गुरुजी इनका मतलब क्या है बेटा, देखो दोस्तों, छेज दो नदी के मिलने से बना हुआ है, अब वो दो नदी कौन सी है बेटा, छेज जो है वो दो नदी जो है इनके मिलने से बना हुआ है। दो नदी कौन कौन सी है, अरे देखो चेनाब और झेलम, अरे ये तो छेज बना है, देखो चेनाब और झेलम क्या बन गया, छेज बन गया, CHE, चेनाब और झेलम, ठीक है। मैंने कहा आपसे रचना में दो नदी है, कौन कौन सी है, रावी और चेनाब, तो क्या बन गया, रचना बन गया। जो बारी है इसमें दो नदी है, कौन कौन सी है, व्यास और रावी, तो ये बारी बन गया। और जो बिष्ट है इसमें दो नदी है, कौन कौन सी है, व्यास और सतलुज, ये बिष्ट बन गया। कौन सा रॉकेट साइंस बताओ इसमें, आसान खेल, सवाल खूब पूछता है एग्जाम में। तो छेज कैसे बना, छेज बना चेनाब और झेलम, और रचना कैसे बना, रावी और चेनाब, और बारी कैसे बना, व्यास और रावी, और बिष्ट कैसे बना, सतलुज और व्यास, ठीक है। तो बिष्ट जो है ना वो केवल भारत में, क्योंकि तो आप जानते हो ना कि जो व्यास नदी जहां पर मिलती है सतलुज से आपके, वहां पर बना हुआ हरिके बैराज, और हरिके बैराज स्थान भारत के अंदर, मतलब इसके अंदर जो ये वाला स्थान होगा भारत के अंदर होगा। तो ये जो पूरा स्थान है भारत के अंदर। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई इन पांचों में से बिना पूर्णतः भारत में कौन सा है, तो पूर्णतः भारत में केवल एक ही है और वह बिष्ट, कौन सा, बिष्ट, ठीक है। और दोस्तों ये जो सिंधु है और जो उसकी 5 सहायक नदी है इनके मिलने से जो मैदान बना है इसको बोलते हैं पंजाब, पंच आप, पंच प्लस आप, पंजाब, 5 नदियों का मैदान पंजाब। अब कई लोग सोच रहे होंगे पंजाब ये भारत बड़ा है, तो भारत में पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है, पंजाब का 60% से अधिक एरिया पाकिस्तान के अंदर है, हमारे पास तो कम एरिया है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया वाला पंजाब भी है और पाकिस्तान वाला भी, ठीक है, दोनों पंजाब, तो इसको बोलते हैं पंजाब। बना दीजिए, डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए, डायग्राम समझ गए तो खेल हो गया, ये आपको लिखा हुआ तो बुक में मिल जाएगा, और समझने का प्रयास करो कैसे बना है। फिर कह रहा हूँ ज्योग्राफी सारा का सारा खेल मैपिंग का है, कितनी बढ़िया आप मैपिंग करोगे ज्योग्राफी में, सारा खेल उसी का है। आप सोचिए कोई एग्जाम अगर ऐसा हो जिसमें लिखना हो आपको, मान लो जैसे कि अगर आप सिविल सर्विस देते हो उसमें लिखना हो और आपके पास ये क्वेश्चन पूछ ले और आप ये डायग्राम बना कराओ तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने टीचर को केवल लिखकर नहीं बताया, वो डायग्राम से समझ आया क्या बताना चाह रहे हो, केवल एक अकेला डायग्राम है सब कुछ बता देगा। नदियों के नाम कौन कौन से, हम इसमें कौन कौन सी नदी की बात करने वाले, तो आपके नाम कौन कौन से, तो आपके नाम कैसे कैसे बने थे, कौन सा केवल भारत में, इस पूरे का नाम क्या है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। नदियों की बात हम, मैं जो वीडियो डालूंगा आपके नदियों वाला उसमें देख लेना अपना, नदियों की बात वहां पर हुई है, ठीक है। नंबर सेकंड लिखिए गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, नंबर सेकंड लिखिए गंगा का मैदान। कहां से निकलती है दोस्तों आपकी, उत्तराखंड से आती है, गंगा मैया कहां से आती है, उत्तराखंड से आती है, ये गंगा मैया आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका फ्लो कुछ ऐसे होता है आप जानते हो, ठीक है। अब इसमें जो इसका लेफ्ट हैंड है वहां से कुछ नदी मिलती है, ठीक है, लिखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। अभी सिविल सर्विस में इसका क्रम पूछा गया था, अभी जो आईएएस का पीटी एग्जाम होता है ना, उसमें यही क्रम आया एग्जाम में। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इसका क्रम पूछा गया, चेक कर लेना आप तो। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। और नीचे से लिखिए आप, राइट हैंड से लिखिए दो नदी, यमुना और सोन नदी। यमुना और सोन, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। तो ये आपके इसी गंगा का पश्चिम बंगाल में हुगली ब्रांच है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यहीं पर क्या है, यहीं पर आपके कोलकाता शहर है। तो इस गंगा का पश्चिम बंगाल में हुगली ब्रांच है और कोलकाता शहर आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है दोस्तों। जो रामगंगा नदी है, इसके आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं रोहिलखंड। क्या बोलते हैं? रोहिलखंड, रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। जो रामगंगा है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। जो गोमती है इसके किनारे कौन है? लखनऊ, ठीक है। इसे बोलते हैं अवध का क्षेत्र, यहाँ लिखा, ठीक है। इसे बोलते हैं अवध। जो गोमती के आसपास है उसको बोलते हैं अवध दोस्तों। जो घाघरा के आसपास है वो हो गया हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी समाप्त होने जा रहा है, ठीक है। यूपी समाप्त होने जा रहा है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, जो कि कहां पर है? घाघरा के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। जो गंडक और जो बूढ़ी गंडक वाला क्षेत्र आपके कौन सा? गंडक और बूढ़ी गंडक वाला क्षेत्र जो है इसको मैं कोई और पेन से बना दूं क्या? इससे बना दूं तो लिखना आपके सारण का क्षेत्र है, बिहार के अंदर जो सारण है ना आपके, वो क्षेत्र, ठीक है। और जो कोसी वाला क्षेत्र आपके कौन सा? मिथिला, देखो मिथिला। कोसी वाला क्षेत्र हो गया मिथिला। महानंदा वाला क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो सोन वाला क्षेत्र आपके, ये हो गया आपके मगध का क्षेत्र। कौन सा? मगध। तो रोहिलखंड, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, सारण का क्षेत्र, मिथिला, पश्चिम बंगाल, मगध, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे इसमें आपको ध्यान रखना है गंगा के मैदान में। अब दोस्तों इस मैदान को हम वर्षा के आधार पर तीन भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो आपके ये वाला क्षेत्र आपके पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आपके, तो मतलब यहाँ पर सुंदरवन भी है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा और ये पश्चिम बंगाल, मतलब ये जो हुगली, महानंदा और सुंदरवन, इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, किसकी? ये वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं निम्न गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? निम्न गंगा का मैदान बोलते हैं, जो यहाँ वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश बड़ी मात्रा में होती है, पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, वहां बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो जो ये मैंने बनाया है, विभाजन जो हुआ है, ये इससे अधिक वर्षा वाला है, 200 सेंटीमीटर जो है इससे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपके निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। और यहाँ पर आपके जूट बड़ी मात्रा में होता है। कौन रसगुल्ला? जूट जो होता है, क्योंकि बारिश चाहिए जूट के लिए, जूट और चावल बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो भूमि है वो खादर है, खादर। तो दो पॉइंट लिखिएगा आपके, पहली बात तो यहाँ पर खादर मिलता है, खादर भूमि मिलती है आपकी। सेकंड बात, जूट और चावल बड़ी मात्रा में यहाँ पर होता है। और मैंने आपसे कहा यहाँ पर बारिश कितनी है आपकी, इससे अधिक बारिश यहाँ पर होती है, ठीक है। वही दोस्तों दूसरा एरिया कौन सा आपके? दूसरा एरिया दोस्तों आपके ये जो मिथिला है, सारण दोस्तों, मिथिला, सारण, मगध दोस्तों ना, कौन सा है? मिथिला है, सारण, मगध और ये पूर्वी यूपी जो है ना, यहाँ तक दोस्तों ना, ये 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर प्लस बारिश। तो 100 से 200 के बीच में कौन सा आपकी? ये हो गया मध्य गंगा का मैदान। कौन सा हो गया? मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? रेंज कितनी है इसकी? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश। अगला पॉइंट, यहाँ पर तो खादर भी है तो यहाँ पर बांगर भी है, दोनों यहाँ पर, तो खादर प्लस बांगर दोनों है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ रसगुल्ला चावल दोस्तों होता है, साथ में गन्ना भी होता है, ठीक है। आप जानते होंगे यूपी के होंगे तो आप, यहाँ चावल है तो गन्ना भी है, यहाँ चावल है तो गन्ना भी है, ठीक है। तो खादर प्लस बांगर दोनों है। 100 से 200 सेंटीमीटर आपकी इसकी रेंज है और इसमें पूर्वी यूपी और बिहार आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे, यहाँ कौन आया? पश्चिम बंगाल। यहाँ कौन आ गया? पूर्वी यूपी और बिहार, ठीक है। और जो मध्य यूपी और जो आपका वेस्टर्न यूपी वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाला जो स्थान है, यहाँ पर तराई क्षेत्र भी है, ठीक है। तराई क्षेत्र मैंने कहा था ना आपसे, जल भराव वाला क्षेत्र जो है ना, तराई प्लस बांगर, ठीक है। यहाँ पर गन्ना मुख्यतः होता है, गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है, मुख्यतः गन्ना होता है, ठीक है। और तो यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर बारिश, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक आता है। और इसमें वेस्टर्न यूपी और आपका मिड यूपी जो है इसी में आता है, ठीक है। तो पश्चिमी यूपी आपको इसी में मिलेगा। ये आपके विभाजन है जो मैंने आपको करवा दिया। कभी सवाल पूछे आपसे, तो सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे ना, कि जो लोअर गंगा जो प्लेन है उसमें बारिश कितनी है, कौन सी मिट्टी मिलती है, कौन सी फसल होती है, कौन सा एरिया है। जो आपका मिडिल जो गंगा है उसमें कौन सा एरिया है और कौन सी मिट्टी है, कौन सी कितनी बारिश कितनी फसल है, ठीक है। और जो आपका ऊपरी गंगा आपके उसमें एरिया कौन सा है, मिट्टी कौन सी है, फसल कौन सी है, ये सारे सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लिख लिया आपने? अब लिखिए आप लोग ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा नंबर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। देखो नदी के बारे में तो हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। बस पहली बात, आपकी नदी आपकी तिब्बत से निकलती है और ये ऐसे भारत में आती है, फिर ये बांग्लादेश में आती है ना। तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, तीन भाग में ये बटी हुई है और यहीं पर इसका डेल्टा बना हुआ है जो कि सुंदरबन डेल्टा, और ये हो गया तिब्बत, ठीक है।
इसी को सांपो कहते हैं तिब्बत के अंदर। तो पहली बात तो आपकी ये हमारा भारत वाला इलाका हो गया, ये साथियों भारत वाला इलाका यहाँ पर हो गया है। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है मतलब मुख्यतः असम ही हो गया, अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते पर मुख्यतः असम जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। तो यहाँ पर पहली बात तो बाढ़ की समस्या बड़ी समस्या है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, यहाँ जो बाढ़ की समस्या है बड़ी समस्या, ठीक है। सेकंड यहाँ पर चावल की खेती होती है, यहाँ बाढ़ की समस्या प्रमुख समस्या है असम के अंदर, चावल की खेती भी यहाँ पर होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर का मैदान मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये उत्तर का मैदान से सारी बातें आपको लिखा दी, जो जो काम की बातें जो एग्जाम में पूछता आपसे और किस किस आधार पर बांटा है हमने वो आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक पूर्वांचल की पहाड़ी और लिख लो, रह गया, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ी लिख लो, रह गया, तो उसको नोट कर लो साथ में। देखो पूर्वांचल मतलब उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें जो हिमालय है ना इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, मैप में देख लीजिए एक बार। तो ये मैप हो गया, एक बार रुको। अच्छा आपको वो दिखाऊं इसमें, देखो देखो बेटा, पहले तो आप वो देख लो उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। देखो दोस्तों ये तो हो गया हमारा कौन सा इलाका, ये तो हो गया हिमालय, ठीक है। इसके नीचे कौन आपका मैदान हो गया, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पर कौन सा मैदान हो गया, आपके यहाँ पर हो गया आपका ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। यहाँ पर साथ में कौन सा आपके यहाँ पर हो गया आपके निम्न गंगा का मैदान, बांग्लादेश की इसी में आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो गया आपके, यहाँ पर हो गया मध्य गंगा का मैदान, ठीक है साथियों। और ये कौन सा हो गया आपका पश्चिमी गंगा का मैदान, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ मरुस्थल होगा जिसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद मैंने कहा आपसे हम इसकी बात कर रहे हैं अभी ना, एक बार इसको मिटा दूं मैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिएगा हमारा मुद्दा ये वाला हिमालय, थोड़ा मैं जूम करूंगा इसको इसलिए, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, नॉर्थ ईस्ट भारत हमारा यहाँ पर देखिएगा, सिक्किम यहाँ पर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक तो बाईस हिमालय था ही हमारा, यहाँ तक तो हिमालय था ही, उसके बाद वाला जो आपके है वो वाला भाग है नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर हिमालय पर्वत के रूप में नहीं, पहाड़ियों के रूप में ना, रेंज के रूप में, पहाड़ियों के रूप में आपको हिमालय जो है वो यहाँ पर नजर आने वाला है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर नजर आएगा हिमालय पहाड़ियों के रूप में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक पहाड़ी मिलेगी दोस्तों आपकी, उसका नाम पटकई की पहाड़ी, पटकई गुम की पहाड़ी, पटकई गुम की पहाड़ी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आपकी पटकई गुम की पहाड़ी मिलेगी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपकी दर्रा मिलेगा, आपके नाम दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक है। वही दोस्तों नागालैंड जो है आपकी यहाँ पर एक पहाड़ी कौन सी है, नागा पहाड़ी, जहाँ पर एक हिल है, चोटी है माउंट सारावती, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, माउंट सारावती जो नागा पहाड़ी है उसकी चोटी है माउंट सारावती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों फिर मणिपुर, कौन है मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर में आपकी दर्रा कौन सा है, तेजू दर्रा, तेजू दर्रा कहाँ पर मणिपुर के अंदर, ध्यान रखिए। मणिपुर पहाड़ी दोस्तों यहाँ पे मिजोरम महत्वपूर्ण है, यहाँ पर रसगुल्ला पहाड़ी कौन सी आपके दोस्तों, यहाँ पर लुसाई पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी बोलते हैं, लुसाई बोलते हैं। और यहाँ एक छोटी कौन सी आपकी ब्लू माउंटेन, तो लुसाई या फिर मिजो पहाड़ी और ब्लू माउंटेन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आपकी यहाँ पर है असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अबोर, मिसमी और टफला, अबोर, मिसमी, टफला, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपकी यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो एक बार इनको लिखा रहा हूँ, बस मैं आपको इनको लिखा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए एक बार मेरे साथ में, मैं बना दूं आपको तो मैं भी खेल आसान हो जाएगा, देखो देखो ये हो गया कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, भूटान, नेपाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है, ये है पटकई गुम, ठीक है। यही दर्रा कौन सा आपके नाम, दीफू दर्रा, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकई गुम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड, ठीक है। इसके बाद कौन सी आपकी नागा पहाड़ी, और नागा पहाड़ी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट सारामती, कौन सी है, माउंट सारामती। इसके बाद है मणिपुर, मणिपुर दर्रा कौन सा आपके, देखिए तेजू दर्रा, कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है। और यहाँ पहाड़ी कौन सी है, देखिए मिजो पहाड़ी या फिर लुसाई पहाड़ी, और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ब्लू माउंटेन, कौन सी, ब्लू माउंटेन, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर है कौन सी आपके अबोर, मिसमी, टफला, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर, मिसमी, टफला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लगे हाथ आपकी ध्यान रखना, ठीक है। बना लो, ये एग्जाम में खूब पूछता भी है, दीपू दर्रा कहाँ पर है और तेजू दर्रा कहाँ पर है, माउंट सारावती कहाँ पर है, एग्जाम में आते हैं। बनाओ फटाक से। तो चलो अब आ जाओ प्रायद्वीपीय भारत की ओर आ जाओ। देखो प्रायद्वीपीय भारत,
2.5 घंटे पढ़ाऊंगा आपको ना आज। एक्चुअली क्या है, मुझे जाना है गाँव, अलवर जाना है, तो आपकी क्लास लेके निकलूंगा सीधा। तो लगते हैं 5-6 घंटे लगते हैं पहुंचने में, फिर मॉर्निंग वाली क्लास आ जाएगी, ठीक है। फिर बीच में से 1 घंटे क्लास और लेनी है आपकी भाई साहब, वो शाम वाली क्लास जो है, मतलब रात को 2 बजे तक पहुंचूंगा जयपुर, फिर सुबह 6 बजे आपकी क्लास है। चलिए, क्योंकि प्राइमरी पे भारत में पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, और अभी मैं आपको लगभग 35-40 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में कल हमारा जो बचा हुआ पोर्शन पूरा कर लेंगे। फिर अंत के आधा घंटे कल मैं आपसे बातचीत करूंगा, जो कैसा करना चाहिए आपको आगे। आगे कल ही आपकी सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, इंडियन ज्योग्राफी वाली जो है, मतलब 2-4-5 वीडियोज है बस केवल, बाकी सब तो मैंने पढ़ाई दी आपको। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, कौन सा, पठारी, जो आपके जो भौतिक प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता, पूरी बुक इसी के ऊपर क्लास लेने वाली, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत एक पठार है, प्रायद्वीपीय भारत पठार है, और मैंने आपसे कहा था पठार का ऊपरी भाग प्लेन होता है, तो वो पठार होता है, मतलब पर्वत और पठार में अंतर क्या है, पर्वत का ऊपरी भाग नुकीला होता है, पठार का ऊपरी भाग प्लेन होता है, उठा हुआ भाग होता है, उसको पठार कहते हैं। तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तीनों से पानी से घिरा हुआ है। गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, इसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। भारत का 48% के आसपास इलाका जो है इसी में आता है, पठार में 48% के आसपास इलाका जो है वो इसी में आएगा। तो लिखिएगा, भारत के क्षेत्रफल का 48% हिस्सा इसी में आएगा। देखिए किसका भाग है, गोंडवाना लैंड जो है का भाग है, देखिएगा। तो यहाँ पर कौन है आपके, ये पूरा हिस्सा कौन है, प्रायद्वीप। इधर कट हो गया, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरा प्रायद्वीप हो गया। तो इसमें इधर कौन है, तो इधर आपका हो गया है अरब सागर, इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर हो गया। तो ये पूरा प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तीनों से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीप पठारी भाग है। कैसा भाग है, पठारी भाग है, आप जानते हो, पठारी भाग है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, इसकी हम बात करने वाले, ठीक है। अब उसमें प्रायद्वीपीय भारत, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है। सबसे पहले दोस्तों इसका विस्तार आपकी आपकी अरावली पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको विस्तार दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों इससे आप नीचे जाइए, आपके ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, कौन हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, जो कि इलायची की पहाड़ी, जो लास्ट पहाड़ी भारत के अंदर, उसका हिस्सा हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर कौन हो गया, आपके यहाँ पर हो गया आपका पूर्वी घाट, कौन सा हो गया, ये आपके पूर्वी वाला हिस्सा हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पर भी आपकी बहुत सारी पहाड़ी है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका विस्तार हो गया, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। देखिए अरावली की पहाड़ी, यहाँ लिखो दिल्ली, आप लोग दिल्ली लिखिएगा। तो दिल्ली कौन सी पहाड़ी पर, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स पर दिल्ली है, दिल्ली रीच, राष्ट्रपति भवन यहीं पर, ठीक है, इसी पर कौन है, राष्ट्रपति भवन। अब देखो ये अरावली की पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर गुजरात, गुजरात तक है, फिर स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लास्ट में कौन सी पहाड़ी, यहाँ पर कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम हिल, इलायची की पहाड़ी, ठीक है। इसके ऊपर कौन है, पूर्वी घाट। ये माना कि एकदम रेगुलर तो नहीं है इसकी तरह, पर ये पूरा पूर्वी घाट है, बीच बीच में आपकी गैप भी है, ठीक है, जहां नदियां गिर रही है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब महानदी सारी यहीं पर गिर रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर झारखंड, और यहाँ से झारखंड है ना, यहाँ पर झारखंड है, नागपुर का पठार है, और उसके बाद राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। वही दोस्तों इससे अलग एक इलाका यहाँ पर भी है, और वो है मेघालय। ध्यान रखना, मेघालय भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। ये बड़ा प्यारा सवाल है, मेघालय किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है। मेघालय किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नदी जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है, नदी का नाम है नर्मदा नदी, आप जानते हो इसके बारे में, ठीक है। इसके ऊपर जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का, उसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चभूमि, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय उच्चभूमि, सेंट्रल हायर लैंड, ठीक है। और वही दोस्तों इसके नीचे वाला पार्ट है आपकी कुछ ऐसे जो पार्ट है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं, ठीक है। बाकी सारी बातें करूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए, बस केवल यहाँ पर लिखा दिया मैंने आपको कि इसकी रेंज ध्यान रखनी है ना, जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत, उसकी रेंज कहां से कहां तक, ठीक है। अरावली पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कार्डमम हिल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ मेघालय हो गया दोस्तों। अभी यहाँ पर बहुत कुछ आएगा ना, छोटा नागपुर पठार भी आएगा, बहुत सारी यहाँ पर पहाड़ी आएंगी जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मेघालय का पठार भी इसी का हिस्सा, आपको ध्यान रखना है ना, जो मेघालय का पठार है वो भी इसी का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं बनाऊंगा, मैं फिर आपको बनाना है, ठीक है, उससे पहले नहीं बनाना है, एक बार मैं बनाऊंगा फिर आपको बनाना है ना। पहले आप इतना लिख दीजिए, लिख लिया। अब देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा पहले आपको नहीं बनाना, ठीक है। मैंने आपसे कहा ये क्या है, ये हो गया अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, ठीक है, वहीं से उसकी रेंज शुरू होती है, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है, ये पहाड़ी होगी विंध्य की पहाड़ी, विंध्य पहाड़ी, कौन सी होगी, विंध्य पहाड़ी। इसके बाद नदी कौन सी होगी यहाँ पर, ये नदी हो गई नर्मदा नदी, ठीक है। इसके बाद एक पहाड़ी और है, इसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी, क्या नाम है, सतपुड़ा पहाड़ी। और इसके नीचे फिर एक नदी और है, क्या नाम है इसका, ताप्ती नदी, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ी ऐसे, विंध्य की पहाड़ी, फिर नर्मदा नदी है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, फिर कौन सी नदी आपकी, ताप्ती नदी, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा, दक्कन ट्रैप, यह इलाका है दक्कन ट्रैप, कौन सा इलाका, दक्कन ट्रैप का, महाराष्ट्र के अंदर इसका अधिकांश हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, इनमें अंतर है ना, जो आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों इसके उधर कौन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पश्चिमी घाट, इसके अंदर क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक स्थान है, वो है नीलगिरी की पहाड़। यहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है ये मिलते हैं आपस में। ये कौन सा घाट है? पूर्वी। इन दोनों का जॉइंट पॉइंट कौन सा? आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, दोनों का जॉइंट पॉइंट है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट यहाँ पर मिलेंगे आपस में, ठीक है। यहाँ से मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के बीच बीच में टूटा हुआ है ना। अब देखिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? ये पहाड़ी हुई दोस्तों आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसके बाद लास्ट पहाड़ी कौन सी है? ये पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी। तो कार्डमम अंतिम पहाड़ी है, कार्डमम अंतिम पहाड़ी, इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं, इसके ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद आपकी नीलगिरी की पहाड़ी है, इधर पश्चिमी घाट, फिर दक्कन ट्रैप है, इधर पूर्वी घाट है, इधर ताप्ती नदी है, सतपुड़ा है, नर्मदा है, विंध्यन है, अरावली है। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कुछ आपने बना लिया नहीं बनाया? सब कुछ आपने बनाया या नहीं बनाया दोस्तों? हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल जो हायरलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि जो है उसकी बात करते हैं पहले, ठीक है। मतलब अरावली और विंध्यन की बात करते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले अरावली की बात करते हैं। ये बना लेना। हाँ बीच में भी भरेंगे दोस्तों, अभी बीच में आएगा, कर्नाटक का पठार भी आएगा, तेलंगाना का पठार भी आएगा, दंडकारण्य का पठार भी आएगा। समय पर भरूंगा ना, एक साथ नहीं भरूंगा, समय आने पर भरूंगा, अंत में सब कुछ भर जाएगा, फिर मैप पर लेकर चलूंगा आपको, जो मैप हमारे पास, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखो आप अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। देखो पहली बात तो पूछूं आपसे, यह अरावली पर्वत श्रृंखला, इसका तो विस्तार कुछ ऐसे ही है, ठीक है। कहां से होता है? पालमपुर गुजरात। तो पालमपुर गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली में रायसीना हिल से आपके वहां समाप्त होती है, दिल्ली में यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। तो गुजरात के बाद कहां पर आएगी? राजस्थान। इसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान के अंदर है, इसका अधिकांश हिस्सा कहां है? राजस्थान के अंदर, ठीक है। अच्छा इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई, ठीक है। इसमें से 5.5 किलोमीटर केवल राजस्थान में, 692 कुल लंबाई इसकी, 550 केवल राजस्थान के अंदर, किसकी? अरावली पर्वतमाला की, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछे विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से कौन? आपकी यही है, ठीक है। ये अवशिष्ट पर्वत हो चुका है, मतलब जगह जगह पर ये टूट चुका है, जगह जगह पर लोग जो इसमें से एंट्री गेट बना चुके हैं, जगह जगह लोग जो काट कर ले गए पहाड़ी को, जगह जगह पर्वत की ऊंचाई कम हो चुकी है, घिस चुका है पर्वत आपके अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ठीक है। देखिएगा पहली बात तो ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में, दूसरी बात आपके ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से, ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से। अच्छा इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक ना कौन सी है? वो है गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही, राजस्थान के अंदर जिला माउंट आबू, आपने नाम सुना होगा इसका। यहाँ पर गुरु शिखर है, ठीक है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अरावली की हाईएस्ट पीक है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये अरावली की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहीं पर आपके एक मंदिर भी है इसमें, वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये बड़ा फेमस मंदिर, आप जानते होंगे। देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? ये भी आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर। जब भी आप उत्तर भारत की बात करते हो मंदिरों की, तो आपको शैली मिलती है नागर शैली। इस नागर शैली का बेहतरीन नमूना कौन सा है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसमें 9 ग्रह का अंतर है, इसके दरवाजे पर 9 ग्रह बने हुए, पहले 9 ही ग्रह थे तो 9 ग्रह इसके दरवाजे पर बने हुए, ठीक है। तो अरावली के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने पहली बात तो अरावली में आपको इसकी लंबाई कितनी, सेकंड पॉइंट अरावली में कहां से कहां तक है, थर्ड पॉइंट अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीनतम पर्वतमाला है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और यहाँ पे फेमस मंदिर जो है वो कौन सा है, और रायसीना हिल्स या फिर राष्ट्रपति भवन जो है वो भी इसी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अरावली से इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। इसके बाद सेकंड नंबर कौन सा? विंध्याचल, जो अभी मैंने बनाई थी आपकी। तो नंबर सेकंड कौन सी बनाई मैंने? विंध्याचल। आइए इसकी बात करते हैं। देखो नंबर सेकंड है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत नहीं करना है, अंचल का मतलब पर्वत होता है, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, ठीक है। तो या तो विंध्य पर्वत लिखो या विंध्याचल लिखो, एक ही बात है। तो विंध्याचल आपकी केवल, देखो हम लोग मानते हैं केवल एमपी के अंदर नहीं, रसगुल्ला ये केवल दोस्तों एमपी में नहीं है ना, इसका विस्तार बिहार के अंदर भी है, ठीक है। एमपी में तो है, बिहार के अंदर इसका विस्तार है, ठीक है। देखिए इसकी पहली रेंज, इसकी दूसरी रेंज, इसकी तीसरी रेंज, ये 3 रेंज आपको विंध्याचल की ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली का नाम है विंध्यन जो कि एमपी के अंदर है, दूसरी का नाम है आपके भांडेर, क्या है? भांडेर, देखिए भांडेर। तीसरी कैमूर, तीसरी कैमूर। जो विंध्यन और भांडेर वो कहां पर? एमपी के अंदर, और ये कहां पर है? बिहार के अंदर, ठीक है। तो विंध्यन, भांडेर, कैमूर, ये 3 रेंज आपको ध्यान रखनी है, जो कि विंध्याचल की आपकी महत्वपूर्ण रेंज है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो गुजरात से लेकर बिहार तक है, कहां से कहां तक है? ये गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है। अच्छा विंध्यन की हाईएस्ट पीक कौन सी दोस्तों? तो विंध्यन की हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी भांडेर के अंदर, और भांडेर में कौन सी पीक है आपकी? तो भांडेर के अंदर आपकी पीक, भांडेर के अंदर छोटी कौन सी आपकी? वो है आपकी कालूनर या फिर गुडविल पीक, देखना यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है? कालूनर या फिर गुडविल पीक। कोई सवाल पूछूं आपसे कि विंध्याचल पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो भांडेर के अंदर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके कालूनर या फिर गुडविल पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कालूनर या फिर गुडविल पीक आपसे पूछ सकता है, इसको थोड़ा नोट करना, ठीक है। कालूनर या फिर गुडविल पीक जो है ये आपसे सवाल में पूछ सकता है, ठीक है। कालूनर या फिर गुडविल पीक आपको ध्यान रखना है। तो विंध्याचल की आपको पर्वतमाला में विंध्यन, भांडेर, कैमूर, कालूनर पीक या गुडविल पीक, एमपी, बिहार, गुजरात की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके नीचे कौन आती है आपकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके नीचे कौन आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। देखो इसको देखो, देखो दोस्तों सबसे पहले कौन आ गया आपके? ये आ गई विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये तो हो गई विंध्यन। इसके बाद नदी कौन सी आ गई? नदी आ गई इसके बाद कौन सी? नर्मदा नदी। नदी कौन सी है? और ये नदी कहां से निकलती है आपके? यह नदी निकलती है अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहां से निकलती है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आता है हमारा सतपुड़ा रेंज, ठीक है। इसकी भी दोस्तों आपकी, इसकी भी आपकी पहाड़ी बटी हुई है, ठीक है। गुजरात में इसको कुछ और बोलते हैं, एमपी में कुछ और कहते हैं, या फिर और छत्तीसगढ़ में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, देखो दोस्तों क्या बोलते हैं गुजरात में इसको, तो लिखना
एक पहाड़ी इसकी गुजरात और एमपी के अंदर भी है, एक पहाड़ी इसकी केवल एमपी में, एक पहाड़ी इसकी एमपी और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। देखो यहाँ जो पहाड़ी गुजरात के अंदर उसका नाम है गिरिराज पीपला। क्या नाम है इसका? गिरिराज पीपला। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। जो पहाड़ी एमपी में उसका नाम है महादेव। जो पहाड़ी एमपी में उसका नाम महादेव, और जो पहाड़ी आपके एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में उसका नाम मेघालय। एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में उसका नाम मेघालय। तो गिरिराज पीपला, महादेव, मेघालय, तीनों किसकी पहाड़ी है? ये तीनों सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है, ठीक है। ये तीनों सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी, ठीक है। अब जो महादेव जो पहाड़ी है ना, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? आपके पंचमढ़ी, सॉरी थूपगढ़। कौन सा? थूपगढ़। तो लिखिएगा जो महादेव है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? वो है थूपगढ़। मतलब सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी? थूपगढ़ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़, ठीक है। और तो धूपगढ़ के किनारे पर, धूपगढ़ के नीचे कौन सा स्थान है? पंचमढ़ी, बड़ा फेमस स्थान, ठीक है। ये धूपगढ़ के नीचे स्थान कौन सा है? पंचमढ़ी, हिल स्टेशन है ना पंचमढ़ी, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। वही सो मेघालय जो है, इसके एक चोटी कौन सी आपकी? अमरकंटक। अमरकंटक किसकी? मेघालय की। अमरकंटक किसकी? मेघालय की। यहीं से कौन सी नदी निकलती है आपकी? जो नर्मदा रिवर आपकी यहीं से निकलती है। तो अमरकंटक किसकी होगी? मेघालय की होगी। यहीं से कौन सी नदी निकलती है आपकी? यहीं से आपकी जो नर्मदा रिवर आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो सतपुड़ा की देखो, विंध्य की कौन, विंध्याचल कौन सी है? विंध्य, भांडेर, कैमूर, कालूदा या गुड़गिल पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुड़ा की बात करो आपसे, गिरिराज पीपला, महादेव मेघालय, गिरिराज पीपला गुजरात में, महादेव मध्य प्रदेश में, और मेघालय आपके एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। मेघालय की हाईएस्ट पीक अमरकंटक, जहाँ से इन दोनों के बीच जो नदी आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है। वही दोस्तों जो महादेव की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई, हाँ लिख लो ऊंचाई, 13,50 मीटर, ठीक है। ये सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके नीचे नदी कौन सी दोस्तों आपकी? इसके नीचे नदी आपके ताप्ती नदी, कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। वो इसके नीचे ही है। शायद जगह तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर, जगह दोस्तों हो भी नहीं पाएगी, देखते हो जाती है तो चलो हो जाएगी, ठीक है। देखो वहीं साथियों, यहाँ दोस्तों एक पठार कौन सा है? बेतुल का पठार, बेतुल का पठार। और यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। यहाँ तक का हिस्सा किस माता? यहाँ तक का हिस्सा आपका केंद्रीय उच्च भूमि माता है। किस माता? केंद्रीय उच्च भूमि में यहाँ तक का हिस्सा। तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ये तीनों किस माती है? केंद्रीय उच्च भूमि माती है। अरावली की बात करूँ आपसे तो अरावली में गुरु शिखर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुजरात से राजस्थान और दिल्ली, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और तिरवाड़ा का जन्म मंदिर भी ध्यान रखिएगा। अरावली के बाद जब बात करूँ मैं किसकी? विंध्य की बात करूँ तो आपकी विंध्य, सॉरी इसमें विंध्य, भांडेर, कैमूर, भांडेर में आपको कालूदा या गुड़गिल पीक ध्यान रखिए, ठीक है। गुजरात से बिहार तक है ना। सतपुड़ा की बात करूँ, ये गुजरात से कहाँ? छत्तीसगढ़ तक आपके, इसमें गिरिराज पीपला, महादेव और आपका मेघालय, ठीक है। जो मेघालय की हाईएस्ट पीक है वो अमरकंटक, यहाँ से निकलती कौन सी रिवर आपकी? यहाँ से आती है नर्मदा रिवर आती है। और जो महादेव की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, इसके नीचे पंचमढ़ी है और 1350 मीटर इसकी हाइट है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और उसके नीचे बैतूल का पठार से कौन सी निकलती है आपकी? जो बैतूल का पठार है वहां से निकलती है आपकी ताप्ती नदी, आपको ध्यान रखना है। जो बैतूल का पठार है वहां से निकलती है, ये सवाल भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब दोस्तों हमारा बच गया एक तो पश्चिमी घाट बच गया हमारा, ठीक है। पश्चिमी घाट, एक हमारा दक्कन ट्रैप बचा हुआ है, एक हमारा जो इसके अलावा मतलब पश्चिमी तट और पूर्वी तट बचा हुआ है, एक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में दिखाया हुआ आपको, फिर भी दिखा दूंगा ना। ये सब बचा हुआ है हमारा भारत के अंदर, एक थार का रेगिस्तान बचा हुआ है। तो इन सबको मैं कल पूरा कराऊंगा। कल लगभग मान लीजिए आप 1.5 घंटा मानिए मैक्सिमम, 1.5 घंटे में सारा कल पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सारा पूरा मैक्सिमम इतने में हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आधा घंटे हम बातचीत करेंगे कि मैंने आपको इस बैच में क्या क्या पढ़ा दिया और कितना पढ़ाया, कितना नहीं पढ़ाया, कितना आपका मूल्य के संबंधित कितना वैल्यू बढ़ता है ये बैच आपका, और उसके अलावा क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और मैं क्या करने वाला हूँ यूट्यूब पर आप सभी के लिए, वो आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, मैं उसको कल जैसे मैं क्लास समाप्त करूंगा ना मेरी, तो मैं कल उसको डलवा दूंगा, पूरा बुक डलवा दूंगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी मेरी जितनी क्लास पिछले बैच में हुई वो, और उनका ई नोट्स जो है वो, और उनका पीडीएफ जो है वो, तीनों आपको डल जाएंगे। आपको जब देखना हो देख लेना। 4-5 वीडियो बचेंगे इसके बाद में। एक तो वीडियो है कृषि की, एक मृदा की, एक वीडियो उद्योग की, है ना। शायद ये वीडियो होंगी, शायद एक आध कोई और वीडियो भी होगी। इनमें 3-4 वीडियो, 4 वीडियो के आसपास होगी, पर मैं पूरा डलवा दूंगा आपको, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाई किया यहाँ तक आपकी मेनली वीडियो यहीं तक होती है, ठीक है भाई। 4-5 वीडियो इसमें बनती है। इसका जो आप मान के चलो कि कम से कम 6 घंटे के आसपास तो ये चाहिए, भौतिक प्रदेश को चाहिए, ठीक है। 6 घंटे ज़्यादा चाहिए ना, और 3-4 घंटे चाहिए उसको स्थिति विस्तार, उसको चाहिए 3-4 घंटे, ठीक है। और 5 घंटे आप एक्स्ट्रा और मान लो, तो 5 घंटे वाला बचा हुआ है। ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। ये बचा हुआ है तो ये वीडियो में पूरी डलवा दूंगा, आप देख लीजिएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो सारे लिखे हुए हैं उसमें। बाकी मैंने पूरा प्रयास किया इस बैच पढ़ाने का, पर एक्चुअली 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जो जहाँ लाइव क्लास चलती है उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग ही डालनी है तो फिर मैंने कहा रिकॉर्डिंग तो पहले बार डाल देता हूँ, वही बात है होता ना। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपसे जो पैसा मैंने लिया था वो पैसा मैंने लगभग पूरा कर दिया होगा, ठीक है। अगर 1 आध 2 रुपया रह गया हो तो बता देना, प्रयास करेंगे आपके यूट्यूब पर कुछ और। बाकी चलो फिर चलता हूँ मैं अभी, और ढंग से पढ़ना, मजे से पढ़ना। कल हमारी लास्ट क्लास लाइव होने वाली है। आप क्लास तो अगले 4 महीने तक, मतलब जो भी आपका वैलिडिटी है वो देख पाओगे आप। वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, आज ही कह रहा हूँ, 4 महीने 3 महीने जो बचा हुआ है आपका, इसमें आराम से पढ़ना बैच को। एक आध 2 बार रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को, जहां पर भी आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर पढ़ लेना वीडियो जो है। पर वैलिडिटी आगे नहीं बढ़ेगी, मैं पहले आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपकी हो, तिरंगा बैच की जो भी हो, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच जो भी हो उसको उसमें पढ़ लेना आपको, ठीक है ना। चलिएगा, ऑल द बेस्ट। हाँ, तिरंगा बैच को मैं प्रयास करूंगा अपडेट कराने का, पर अभी तो नहीं करूंगा, ठीक है। तिरंगा बैच के लिए सोच रहा हूँ कि तिरंगा बैच का नया वर्जन लॉन्च करूँ, जिससे आपका कंटेंट अपडेट हो सके। वही 1 महीने का ही होगा, जिसमें 1 महीने का बैच लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। इसमें तिरंगा बैच को दोबारा पढ़ाऊंगा, जिसमें जो कंटेंट अपडेट हुआ उसको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। जरूरी है क्योंकि सो यूनेस्को में 42 में दिखाई, आपको 43 हो चुकी है ना। कुछ डांस नए आ चुके हैं जो कि पहले चर्चा में नहीं थे, पर अब आ चुके हैं। कुछ फेस्टिवल पहले नहीं थे, अब आ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिवस नए आ चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी आ चुकी है, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स आ चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण खेल आ चुके हैं, तो वो सारा होता है, ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं आपसे यहीं पर इसी मंच पर 3 बजे मॉर्निंग, सुबह 6 बजे क्लास आपकी होगी। एक मैं ना राज्य दर्शन शुरू कर रहा हूँ 2 तारीख से। आप इसी कॉपी में आगे जो इसको फॉलो कर लेना, आगे बढ़ा देना। वो भी आप लिख लो तो पक्का मानना कि इंडिया का पूरा भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटी आपको वहां पर बढ़िया
मजा आएगा। एक आपको सारे फोटोज दिखाऊंगा वहां पर, तो और मजा आने वाला है। तो 2 तारीख को सुबह 6 बजे वो शुरू होने वाला है, ठीक है। एक मैं जैसे एक सिंगल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि साइंस टेक का एक वीडियो बना दिया जाए, इतिहास का एक, ज्योग्राफी का एक, पॉलिटी का एक, इकोनॉमिक्स का एक, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। 100-150 क्वेश्चन लेकर के उस सब्जेक्ट के और उनको एक्सप्लेन करते हुए पूरा वीडियो बनाया जाए, वो भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। पर चलिए अभी विदा लेते हैं आपसे यहाँ पर, मुझे अलवर निकलना है। अभी ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद। कल मिलूंगा 3 बजे यहीं पर लाइव, सब आइएगा लाइव, ठीक है।